उसी समय अगले दरवाजे से बतख जैसी तेज आवाज आई। वीर का मौजूदा निवास असल में नौकरों के लिए था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि अगला कमरा नौकरों के रहने और काम करने की जगह थी। तुम लोग हद पार कर रहे हो। हमसे कपड़े धुलवाना एक बात है, लेकिन शौचालय साफ करने के लिए कहना दूसरी बात है। मेरी लेडी तो स्वामी की पत्नी है, ये तो हद हो गई। मैं तुम लोगों की शिकायत एल्डर काउंसिल से करूंगी। उसी समय एक चीख गूंजी, धमाका। वीर के कानों के पास चीख पड़गड़ाहट जैसी सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया। चूंकि चीख सुराखी की थी, तो जिस महिला का उसने जिक्र किया था वह उसकी मां माडिका रही होगी। इन नौकरों ने माडिका और सुराखी से अपने कपड़े धुलवाने की हिम्मत की और उससे भी बुरा शौचालय साफ करवाने की। ये लोग मौत के लायक थे। वीर ने अपना शरीर घुमाया और अगले दरवाजे की ओर दौड़ा। उस समय माडिका और सुराखी अपने घर के बगल वाले आंगन में कपड़े धो रहे थे। उनके सामने रहेजा वंश के पहने हुए कपड़ों का एक बड़ा ढेर था। एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी जिसने अपने चेहरे पर मूछें बना रखी थी, उसके पीछे दो मजबूत और हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। मोटा आदमी मोगरा प्रथम शाखा के बुजुर्ग का गृहस्वामी था। उस पल मोगरा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी नजर सुराखी और माडिका पर टिकी थी। अरे तुम लोग मुझे एल्डर काउंसिल में रिपोर्ट करने की सोच रहे हो? कैसी ख्वाहिश है? स्वामी की पत्नी? बकवास। दिन खत्म होते ही लेडी सुहायरा स्वामी बन जाएंगी, फिर तुम लोग कुछ नहीं रहोगे। मैं आप दोनों को बता दूं कि जल्द ही आप दोनों को हर दिन इस तरह के काम से निपटना होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी से अभ्यास करें। ये सब सोचना भी मत, मेरे युवा गुरु तुम्हें अपनी मर्जी से काम नहीं देंगे। सुराखी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मोगरा की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, वह कूड़े का टुकड़ा वीर? हाँ, तुम सच में अब भी उम्मीद कर रहे हो कि वो कूड़ा तुम दोनों को बचा लेगा? इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। अगर मैं उसे आज नहीं ढूंढ पाती तो वह अभी शौचालय साफ कर रहा होता। मोगरा ने एक अजीब तीखी हंसी निकाली। सुराखी के शरीर को निहारते हुए उसकी मोटी आंखें वासना से चमक उठीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ समय तक तुम्हें याद करने के बाद तुम इतनी सुंदर हो जाओगी। अच्छा होगा कि तुम मेरे कमरे में आकर मेरी सेवा करो। अगर मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूं तो मैं तुम दोनों को शौचालय साफ करने से छुट्टी दे दूंगी। इसके बारे में सोचना भी मत। सुराखी का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना सोचे समझे 2 कदम पीछे हट गई। मोगरा का चेहरा ठंडा पड़ गया। सोचो भी मत, पर मैं ये करना चाहता हूं। इस लड़की को ले जाओ और मेरे कमरे में ले आओ। ठीक है? मोगरा के पीछे खड़े 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने जवाब दिया। नहीं, मत करो, मैं आपसे विनती करती हूँ हाउसकीपर मोगरा, सुराखी को जाने दो। आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दूंगी, कृपया सुराखी को जाने दो। माडिका सुराखी की हिफाजत के लिए उसके सामने खड़ी थी, जबकि वह मोगरा की ओर विनती भरी नजरों से देख रही थी। भागो! दोनों हट्टे कट्टे आदमी चिल्लाए। उनमें से एक ने माडिका की तरफ अपनी हथेली घुमाई। ठीक उसी पल बैम, आंगन का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों हट्टे कट्टे आदमी अपनी हरकतें रोक बैठे। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। एक युवा आदमी आंगन में आया। वीर, तुम हो? तुम सही समय पर आए हो। जाओ और अब शौचालय साफ करो। मोगरा ने एक गहरी सांस ली और वीर को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वह युवक सच में वीर था। वीर ने मोगरा की तरफ देखा भी नहीं। वह कुछ कदम चलकर माडिका की ओर बढ़ा और पूछा, माँ आप ठीक है? माँ ठीक है। वीर तुम क्यों आए? हम इसे संभाल सकते हैं, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। माडिका ने चिंता दिखाते हुए कहा। वीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ मुझे देर हो गई। मैं अब से आपको कभी भी किसी भी नाइंसाफी का अनुभव नहीं करने दूंगा। वीर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कमीने, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मोगरा ने वीर के पीछे से आवाज लगाई। वीर धीरे से मुड़ा और मोगरा को बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरने लगा, मानो उसकी आंखें नर्क से आई किसी राक्षस की हों। इस हालात ने वीर के अंदर एक बेपनाह गुस्सा भर दिया था। यह उसके सीने में भर गया और किसी भी पल फूटने वाला था। जलता हुआ गुस्सा खौफनाक जानलेवा इरादे में बदल गया। वीर के होठों से एक भाव शून्य वाक्य निकला, मोगरा तुम मौत के लायक हो। वीर की आंखों में ठंडक देखकर मोगरा का दिल कांप उठा, मगर जैसे ही उसे याद आया कि वीर तो बस एक कूड़ा है, उसने हिम्मत जुटाई और उसे घूर कर देखा। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसके हाथ पैर तोड़ दो, वह चिल्लाया। ठीक है। दोनों हट्टे कट्टे आदमियों ने भयानक रूप से घूरा और वीर को उसकी बाहों से पकड़ लिया। दोनों मजबूत आदमी मध्य नौसिखिया दायरे के शीर्ष पर थे। वीर! माडिका डर गई। मोगरा अपनी ताना मारने वाली बात रोक नहीं सका। स्नैप स्नैप, हड्डियों के टूटने की आवाज 2 बार गूंजी और उसके बाद 2 जोरदार चीखें सुनाई दी।
मोगरा हैरान रह गया और माडिका चौंक गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीखने वाले वीर नहीं थे, बल्कि दोनों हट्टे कट्टे आदमी जो मध्य नौसिखिया अंधेरे के शीर्ष पर थे। इस समय उनकी बाहें डिप क्लाड जैसी जोर से टूटकर लटक रही थी। आवाजें हट्टे कट्टे पुरुषों की ओर से आ रही थीं। वीर को बस उनकी कलाइयों को पकड़ना पड़ा और हड्डियां पीसकर चूरन बना दी गईं। मेरा हाथ! दोनों हट्टे कट्टे पुरुष दर्द से चीखना बंद नहीं कर सके। धमाका धमाका! वीर की जरूरी क्यूई फूट पड़ी और दोनों हट्टे कट्टे आदियों के शरीर में समा गई। वे एक पल के लिए बुदबुदाए, फिर हवा में उड़कर जमीन पर गिर पड़े, इससे पहले कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस पी ली हो। वीर ने उनके अंगों को बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी। तभी मोगरा ने स्थिति पर ध्यान दिया। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वे प्रथम शाखा की मुखिया के अधीन थे और तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम ही मरोगे। वीर हंसा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मोगरा पर एक मुक्का मारा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, जरूरी क्यूई की एक तेज धारा फूट पड़ी और मोगरा को घेर लिया। जरूरी क्यूई इतनी जबरदस्त थी कि मोगरा को ऐसा महसूस हुआ मानो वो बर्फीली खाई में गिर गया हो। वीर की मुट्ठी सीधे मोगरा के पेट पर लगी। मोगरा दर्द से चीखा और उसका मोटा शरीर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी सूर की लाश बाहर फेंकी गई हो और धूल का एक बादल बन गया। वीर, अगर तुमने मेरी साधना को रोका तो मिस सुहायरा और प्रथम शाखा के बुजुर्ग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मोगरा हताश होकर चिल्लाया। क्या ऐसा है? वीर ने मोगरा की ओर गया और जोर से उसके पैर पर पैर पटक दिया। स्नैप! मोगरा का पैर तुरंत ही टूट गया। उसने एक दयनीय चीख मारी जो किसी मारे गए सुअर की आवाज के समान थी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। मोगरा को देखते हुए वीर की आंखें ठंडी थीं। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे अंग तोड़ना चाहते हो। अब मैं तुम्हारे अंग तोड़ने वाला हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने मोगरा के दूसरे पैर पर पैर रखा और उसकी हड्डियां भी तोड़ दी। मेरा पैर! वीर, नहीं, युवा मास्टर वीर, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे छोड़ दें। प्रथम शाखा के बुजुर्ग और तरुष ने मुझे ये सब करने का हुक्म दिया था। मैं उनकी बात मानने से इनकार कैसे कर सकता था? मोगरा बुरी तरह चिल्लाया। पहली शाखा के बुजुर्ग और तरुष? वीर की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर उसने मोगरा की बाहों पर लगातार पैर पटककर उन्हें तोड़ दिया। फिर मुड़कर माडिका और सुराकी की तरफ चल दिया। वीर, क्या ये तुम्हारी साधना है? ठीक उसी समय माडिका ने वीर को उत्साह से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, आपके बेटे ने इस बीच एक करिश्मा देखा है। मैं बाद में तफसील से बताऊंगा। चलो अब प्रशिक्षण क्षेत्र में चलते हैं, वीर ने कहा। माडिका के चेहरे के भाव बदल गए। वीर, प्रशिक्षण क्षेत्र? प्रथम शाखा के एल्डर और सुहायरा वहां हैं। बेहतर होगा कि तुम ज्यादा उतावले न हो जाओ। हालांकि इस समय में वीर की साधना में काफी सुधार हुआ था। क्या वो सुहायरा के खिलाफ जाने के लिए इतना मजबूत था? सुहायरा ने न सिर्फ 5वें स्तर का रक्त मेरिडियन जगाया, बल्कि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नागरा परिवार के साथ उसका शादी का रिश्ता भी तय हुआ। माडिका ने सुना था कि उस दौरान जब वो बंद दरवाजों के पीछे साधना पर ध्यान दे रही थी, नागरा परिवार ने उसे कई कीमती गोलियां दी। यकीनन वो वीर के बारे में चिंतित थी। वीर के होठों पर एक सौम्य मगर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। चिंता मत करो मां, सुहायरा रहेजा वंश के स्वामी की उपाधि नहीं लेगी और ना ही कोई और। ये उपाधि पिताजी की है। अगर किसी ने इस पर उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं उसकी उंगली काट दूंगा। मेरी लेडी, चिंता मत करो, यंग मास्टर ये कर सकते हैं। सुराकी ने सहमति जताई। वे तीनों रहेजा वंश के प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल दिए। रहेजा वंश का प्रशिक्षण क्षेत्र वंश के निवास के पूर्वी हिस्से में था। ये बहुत विशाल था और इसमें 1 लाख लोगों के बैठने की जगह थी। मैदान के बीचों बीच स्टेनलेस स्टील की चट्टानों का एक बड़ा मंच था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 200 मीटर थी। उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर शानदार दर्शक दीर्घाएं बनी थीं। उत्तरी दीर्घा मुख्य थी, जो रहेजा वंश के लिए आरक्षित थी। पूर्वी और पश्चिमी दीर्घाएं फेरी विंड सिटी के खास परिवारों के लिए थीं। इसी समय मंच के सबसे ऊपर 7 सफेद बाल वाले बुजुर्ग बैठे थे। ये रहेजा वंश के बुजुर्ग परिषद के 7 मुख्य बुजुर्ग थे, जिन्हें परिवार के सबसे लायक और प्रतिष्ठित सदस्यों से चुना गया था। वे सब रहेजा वंश के हित में काम करते थे। रहेजा वंश की पहली शाखा के मुखिया रविनशेक उनसे थोड़ा नीचे बैठे थे। उनके बगल में लगभग 15 वंश की सुहायरा बैठी थी, जो बर्फ सफेद कपड़े पहने और जिसकी सुंदरता कमाल की थी। ली परिवार के स्वामी सारंग ने रविनशेक को बधाई देते हुए कहा, प्रथम शाखा के बुजुर्ग रविनशेक, बधाई हो। मैंने सुना है कि आपकी बेटी में अद्भुत प्रतिभा है। उसने 5वें स्तर का रक्त मेरिडियन जगाया है। उसका भविष्य बहुत बड़ा है। रविनशेक ने बसेर हिलाया और धन्यवाद कहा। इसके बाद फेरी विंड सिटी के सभी परिवार और प्रसिद्ध लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे और रविनशेक ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया।
तभी दूर गली से जंगली जानवरों की तेज दहाड़े गूंजी, जैसे हजारों राक्षस हमला कर रहे हो। कुछ ही देर में 2 मीटर ऊंचे और 4 मीटर से अधिक चौड़े 10 से भी ज्यादा विशालकाय रक्तलाल बाघ दर्शक दीर्घाओं के सामने आ गए। प्रत्येक बाघ पर लाल आग जैसी पोशाक पहना एक आदमी बैठा था, जिसकी भयंकर मौजूदगी और गर्म सांसें पूरे इलाके में फैल गईं। भीड़ से हैरान आवाजें आईं। ज्वाला बाघ, वे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के 5 हॉलों में से एक श्वेत बाघ हॉल से है। क्या वे उमन कीट परिवार के भगवान से हो सकते हैं? किसी ने अंदाजा लगाया। श्वेत बाघ हॉल का खुद से किसी को भेजने का मतलब है कि वे सुहायरा को शिष्य बनाना चाहते हैं। रविंद्र शेख फौरन उठे और मंच से नीचे उतर गए। उनका चेहरा उत्साह से भरा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, रहस्यमय तलवार संप्रदाय के श्वेत बाघ हॉल से आने के लिए धन्यवाद। द्वार पर आपका स्वागत ना करना मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ करें। लाल पोशाक पहने और सबसे बड़े फ्लेम टाइगर पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, आप बहुत विनम्र हैं रविंद्र शेख। मैं ओमान हूं, जो मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के व्हाइट टाइगर हॉल में काम करता हूं। मैं आज रहेजा वंश के स्वामी के रूप में सुहायरा को बधाई देने और साथ ही उसे आधिकारिक तौर पर व्हाइट टाइगर हॉल का शिष्य बनाने आया हूं। रविंद्र शेख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं दूध, कृपया बैठ जाइए। ओमान मुस्कुराया। वो और 2 अन्य लोग अपने फ्लेम टाइगर से उतरकर मुख्य मंच पर पहुंचे। बाकी लोगों ने अपने फ्लेम टाइगर्स को किनारे कर दिया। लोगों ने आपस में चर्चा की, लगता है सुहायरा में वाकई गजब की प्रतिभा है। मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय द्वारा शिष्यों की भर्ती शुरू होने में अभी 2 महीने बाकी हैं और आमतौर पर लोग ही उनसे संपर्क करते हैं और कड़ी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। संप्रदाय का खुद आकर किसी को भर्ती करना सच में दुर्लभ है। हाँ, सच में। कहते हैं कि सुहायरा ने मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय की ओमान परिवार की एक प्रतिभाशाली लड़की नागरा का ध्यान खींचा है। उसका भविष्य वाकई शानदार लग रहा है। रहेजा वंश ने इस बार सच में एक असाधारण प्रतिभा पाई है, जो अवतार से भी ज्यादा चमकती है। चीख! उसी पल आसमान में एक तेज तीखी चीख गूंजी, जो दूर से आने पर भी सुनी जा सकती थी। भीड़ की नजरें उधर गईं और उनकी आंखें हैरान होकर चौड़ी हो गईं। वहां 50 मीटर पंखों वाला एक विशाल बर्फ सफेद गोशावक था, जिसके पंजे ब्लेड जैसे नुकीले और आंखें तेज थीं। जब गोशावक अपनी निगाहें लोगों पर डाल रहा था तो भीड़ कांप उठी और पसीने से तर हो गई। गोशावक के ऊपर कई लोग खड़े थे। एक मुंह खिम गोशावक, ये मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के वर्मिलियन बर्ड हॉल का है। वर्मिलियन बर्ड हॉल भी आ गया है, भीड़ चिल्लाई। गोशावक पर बैठी लगभग 30 साल की एक महिला ने कहा, मैं मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के वर्मिलियन बर्ड हॉल से राजमानी हूँ। मैं आज वर्मिलियन बर्ड हॉल का प्रतिनिधित्व करते हुए सुहायरा को शिष्य बनाने आई हूँ। तभी दूर से एक विशाल सांप उड़ता हुआ आया, जिसकी भयंकर आभा पूरे मैदान में फैल गई। हा, ओमान राजमानी, तुम्हारे हॉल बहुत जल्दी हरकत में आते हैं। मैं मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के एज्योर ड्रैगन हॉल से विक्टोर हूँ, जो मिस सुहायरा को शिष्य बनाने के लिए अपने हॉल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं ओनिक्स कछुआ हॉल से रुबूल हूँ, जो मिस सुहायरा को शिष्य बनाने के लिए अपने हॉल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसके बाद एक और आवाज़ आई। वीर जिस साम्राज्य में था, उसका नाम धधकते सूर्य साम्राज्य था, जिसने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा था। फियरी विंड सिटी इस साम्राज्य के मुकाबले एक छोटा सा कस्बा था। पूरे साम्राज्य में 5 संप्रदाय थीं जो शीर्ष पर थी और साम्राज्य पर शासन करती थीं। मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय ने धधकते सूर्य साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था और फियरी विंड सिटी उसके अधिकार क्षेत्र में था। मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय 5 हॉलों में बटा हुआ था: नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, गोमेद कछुआ, सिंदूर पक्षी और किलिन। ओमान परिवार श्वेत बाघ हॉल का मुख्य परिवार था। हालांकि 5 हॉल एक ही संप्रदाय के थे, उनमें आपस में होड़ और गुप्त झगड़े होना स्वाभाविक था। इसलिए हर हॉल किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने यहाँ भर्ती करना चाहता था। लगातार 4 हॉलों के आने से खूब हंगामा हुआ। वाह, मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के 5 में से 4 हॉल आए थे। वे सब सुहायरा को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। ये अविश्वसनीय है। सच कह रहा हूँ, मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय करीब 2000 शहरों की देखभाल करता है। 5 हॉल सबसे ऊंचे हैं। उनके लिए किसी शिष्य को भर्ती करने के लिए प्रतिनिधि भेजना दुर्लभ है, लेकिन इस बार 4 हैं। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। श्वेत बाघ हॉल के लिए सुहायरा को शिष्य के रूप में भर्ती करने के लिए प्रतिनिधि भेजना सही था, क्योंकि उसका श्वेत बाघ हॉल के ओमान परिवार के साथ पहले से ही शादी का रिश्ता था। हालांकि 3 और हॉलों ने भी उसे शिष्य बनाने के लिए किसी को भेजा था। ये सुहायरा की कमाल की प्रतिभा का सबूत था, जिसने दूसरे हॉलों को भी चौंका दिया था। जैसे ही मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के 4 हॉल सुहायरा को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, उसकी चमक और बढ़ गई। रविंद्र शेख ने तीनों हॉलों से आए मेहमानों को जल्दी से बैठने को कहा। वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने श्वेत बाघ हॉल के आने का अंदाजा तो लगा लिया था, लेकिन बाकी 3 हॉलों का आना उनकी उम्मीद से बाहर था, जिससे उनकी इज्जत और बढ़ गई। रविंद्र शेख ने मुट्ठियां भींचकर सादगी से कहा, सुहायरा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो जानते थे कि 5 हॉल में से 4 हॉलों का सीधे उनके दरवाजे पर किसी को भेजने का कारण उनकी बेटी सुहायरा थी। वर्मिलियन बर्ड हॉल, एजियो ड्रैगन हॉल और ओनिस कछुआ हॉल, तुम यहाँ क्यों आए हो?
सुहायरा हमारे श्वेत बाग हॉल की है, क्या तुम उसे हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? ओमान बाकी तीनों हॉलों से आए दूतों को देख रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा था। एज़्योर ड्रैगन हॉल के विक्टोर हंसे। हाँ, ओमान, मुझे पता है कि सुहायरा का तुम्हारे श्वेत बाग हॉल की नागरा से शादी का रिश्ता है, लेकिन हो सकता है मिस सुहायरा श्वेत बाग हॉल को ना चुनना चाहे। हम सब मिस्टिकल सोर्ड संप्रदाय के ही हैं, दूसरा हॉल चुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है। ओमान ने मुंह बनाकर कहा, जहां तक मैं देखता हूं तुम्हारी कोशिश बेकार है। बगल में बैठे रविन शेख और भी ज्यादा उत्साहित थे। रेजा वंश की सभा भी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन चारों हॉल सुहायरा के लिए आपस में झगड़ रहे थे। ये सोचकर उनका चेहरा लाल हो गया। तभी एक खुशबू फैली, एक सुंदर औरत पास आई जिसने सबका ध्यान खींचा। रविन शेख ने तुरंत उसका स्वागत किया। रोमा, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी, कृपया बैठ जाओ। वो एलेक्जर हॉल की हॉल मालकिन रोमा थी, जिसे मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था, इसलिए रविन शेख ने उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वर्मिलियन हॉल की राजमानी जल्दी से उन्हें सलाम करने आगे बढ़ी। मार्शल चाची, रोमा आप भी आ गई हैं, जिससे कई लोग हैरान हुए। वर्मिलियन बर्ड हॉल में रोमा का काफी रुतबा था। हाँ, मैं मजा देखने आई थी। बाकी 3 हॉलों में बैठे लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उसी समय वीर, माड़िका और सुराकी भीड़ में आ गए। उसी समय लगभग 40 साल की उम्र का एक समझदार आदमी प्रशिक्षण मैदान के बीच वाले मंच पर चढ़ा। वो दूसरी शाखा का नेता और रहेजा वंश की दूसरी शाखा का बुजुर्ग अवधेश्वर था। आज की वंश बैठक में रहेजा वंश के लिए मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के दूतों की उपस्थिति बहुत सम्मान की बात है। अवधेश्वर ने पारंपरिक रिवाजों से शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने बात को घुमा दिया। तो रहेजा वंश के युवा बच्चों, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और अपना सब कुछ देना होगा। हो सकता है तुम दूतों का ध्यान खींच लो और मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय में भर्ती हो जाओ। जैसे ही अवधेश्वर ने अपनी बात पूरी की, रहेजा वंश के बच्चों की सांसें तेज हो गईं। वे उत्साह से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। सामान्य तौर पर मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय केवल 2 महीने में भर्ती के लिए खुलता था, लेकिन तब पूरे धधकते सूर्य साम्राज्य के करीब 2000 शहरों के बीच मुकाबला होता था। जीतने की संभावना बहुत कम होती थी। हालांकि अगर वे मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के किसी दूत का ध्यान खींच लेते तो उन्हें तुरंत संप्रदाय में शामिल करने की सिफारिश मिल जाती और उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता। मुख्य मंच पर बैठे दूत मुस्कुराए। कोई जवाब न देने का मतलब था कि वो चुपचाप सहमत थे। रहेजा वंश के बच्चों की आंखें चमक उठीं। अवधेश्वर ने देखा कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके चेहरे पर खुशी थी और उसने ऐलान किया, ठीक है, वंश की बैठक अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। ये बैठक 3 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में संकल्प की परीक्षा, दूसरे में मेरिडियन की परीक्षा और आखिरी में एक मुकाबला। जैसा कि सब जानते हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है। बिना मजबूत इरादे के इस रास्ते पर आगे बढ़ना नामुमकिन है। जो लोग वंश की बैठक में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे आए और फ्लेमिंग स्टेप्स पर चढ़ें। भाषण के अंत में रहेजा वंश के युवा लड़के लड़कियां मंच के किनारे से आए। वे सब रहेजा वंश के नए सदस्य थे, जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। तभी सुहायरा का चेहरा मुख्य मंच पर दिखा। देखते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। सुहायरा ने बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका पतला शरीर और आकर्षक बनावट थी, साथ ही उसकी गोरी चिकनी स्किन और उसका खूबसूरत चेहरा मानो किसी तस्वीर से निकली परी हो। किसी गप्पे मारने वाले ने एक बार कहा था कि सुहायरा अग्निवायु नगर की सबसे सुंदर लड़की है। ये सचमुच कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं थी। वो सुंदर कदमों से प्रशिक्षण मैदान के बीच वाले मंच की तरफ चली गई। बहुत से लोगों ने मन ही मन कहा, बेहद अद्भुत। सुहायरा न केवल भीड़ में सबसे अलग दिखती थी, बल्कि वो कमाल के प्रतिभा की धनी भी थी। मैंने सुना है कि सुहायरा ने अपनी रक्त मेरिडियन जागृत करने से पहले ही 9 मेरिडियन खोल लिए थे। जैसे ही उसने 5वें स्तर की मेरिडियन जगाई, उसने एक दिव्य मेरिडियन भी जगा लिया। अब उसकी हालत और भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी भाग्यशाली लड़की से शादी कर सके तो जिंदगी में सचमुच कोई पछतावा नहीं रहेगा। मैंने सुना है कि सुहायरा का श्वेत बाग हॉल के ओमान परिवार की प्रतिभाशाली लड़की नागरा से शादी का रिश्ता है। शायद नागरा के स्तर का ही कोई आदमी उसके बराबर का होगा। मैंने सुना था कि मुख्य शाखा के सुहायरा और वीर एक दूसरे के बहुत करीब थे। मुझे लगा था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये घटिया चीज वह उसके लायक कैसे हो सकता है? ये तो गोबर पर ताजा फूल चिपकाने जैसा होता है। शुक्र है भगवान का कि वे दोनों साथ नहीं हुए, वरना उसके साथ बहुत बुरा होता। सब लोग चर्चा कर रहे थे। भीड़ के बीच वीर ने ये बातें सुनी और धीरे से मुस्कुराया। वो जल्दी ही उन्हें चुप करा देगा। थोड़ी देर में सुहायरा मंच पर आई। उसके परिवार के जो छोटे बच्चे उसके बगल में खड़े थे, वे सुहायरा की मौजूदगी से ही हैरान थे। मुख्य मंच पर मौजूद दूतों की नजरें उस पर टिकी थी, क्योंकि वो उसी के लिए तो आए थे। इस समय रहेजा वंश के 30 से ज्यादा युवा लड़के लड़कियां मंच पर थे। दूसरे बुजुर्ग अवधेश्वर ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या अभी तक कोई नहीं आया है? उसी समय भीड़ से एक आदमी निकला और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। वीर! इस आदमी को देखकर कई लोग हैरान हुए। क्या ये मुख्य शाखा का कूड़ा वीर नहीं है? क्या ये वंश की बैठक की परीक्षा में भाग लेना चाहता है?
बहुत से लोग उलझन में थे। मंच पर खड़े होकर रविनशेक की आंखें थोड़ी धुंधली पड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर यहाँ आने की हिम्मत करेगा। रहजा वंश के 7 मुख्य बुजुर्ग भी उत्सुक और हैरान थे। भीड़ में माणिका और सुराकी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वीर, मंच पर सुहायरा ने वीर को देखकर भौएं से कोड़ी। वीर, तुम ऊपर क्यों आए? तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है, नीचे उतरो। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ उसे घूरता रहा। वीर की लू याओ से मुलाकात पहली बार हुई थी जब उसकी रक्त रेखा उससे छीन ली गई थी। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी जिससे वह प्यार करता था, अब उसे जरा भी अपनापन महसूस नहीं करा रही थी। अब उसकी आंखों में बस ठंडक ही बची थी। वीर के चेहरे को देखकर सुहायरा ने अपना सिर हिलाया। वीर, मुझे पता है कि तुम इस बात से परेशान हो कि मैं मुख्य शाखा की वंशज होने के बावजूद प्रभु के पद पर सफल हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में साफ होना चाहिए। प्रभु का पद लायक लोगों का होता है। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ज्यादा दूरी है, एक विशाल खाई जिसे पार करना मुश्किल है। हम दोनों की किस्मत अलग अलग दुनियाओं में है। मेरी दुनिया तो अभी शुरू ही हुई है, जबकि तुम्हारी तो साधारण ही रहने वाली है। तुम्हारे लिए तो बस अंत ही है। क्या ऐसा है? तुम तो बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन एक बात तो सही कही, हम दोनों अलग अलग दुनियाओं से हैं। वीर मुस्कुराया, फिर वह सुहायरा को अनदेखा करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। वह आज बातें करने नहीं आए थे, बल्कि अपने काम से अपनी बात कहने आए थे। मुख्य मंच से रविनशेक ने शांत आवाज में चिल्लाया, वीर। वीर ने मुड़कर रविनशेक की ओर देखा। वह सुनना चाहता था कि बूढ़ा पागल क्या कहना चाहता है। वीर, तुम एसेंशियल क्यूई को जमा नहीं कर सकते क्योंकि तुम जन्म से ही कमजोर और बेकार थे। ये देखते हुए कि तुम हमारे परिवार की मुख्य शाखा के वंशज हो, सुहायरा ने तुम्हें अपना दोस्त बनाए रखा और तुम्हारा हौसला बढ़ाया। अगर तुम अपने पिता अवतार की तरह रक्त मेरिडियन जगा पाते तो तुम प्रभु के पद पर सफल हो पाते। अगर तुम रक्त मेरिडियन भी नहीं जगा सकते तो कुछ नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक रूप से तुम भगवान के पद पर सफल नहीं हो पाओगे। संयोग से सुहायरा ने 5वें स्तर का रक्त मेरिडियन जगाया और उमान परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति का साथ पाया जो उससे शादी की बात कर रहा है। तुमने इसे दिल पर ले लिया। तुम ना सिर्फ ये भूल गए कि सुहायरा ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, बल्कि तुम उसके बारे में कल्पनाएं भी कर रहे थे और कोई कदम उठाने की योजना भी बना रहे थे। तुमने सुहायरा और उमान परिवार के बीच शादी का रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश की। ये शर्मनाक है। हालांकि ये देखते हुए कि तुम मुख्य शाखा के वंशज और भाई अवतार के इकलौते बेटे हो, मैं बीती बातों को भूलने को तैयार हूँ। अब मंच से उतर जाओ। रविनशेक की धीमी आवाज गूंज उठी। क्या वीर इतना घटिया था? मिस सुहायरा ने इतने सालों तक उसकी देखभाल की, लेकिन वह इतना बेअक्ल था कि उसी हाथ को काट रहा था जिसने उसे खाना दिया। कितना घिनौना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक कूड़ा है। जैसे ही भीड़ ने रविनशेक का भाषण सुना, वे सब वीर को घूरने लगे। भीड़ के बीच माणिका ने रविनशेक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, रविनशेक बकवास मत करो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वीर ने माणिका से कहा, माँ, उसके जैसे किसी आदमी से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। रविनशेक सबसे नीच आदमी था। ये वही नीच लोग थे जिन्होंने 3 साल तक वीर को गिराने और उससे उसका रक्त तंत्र छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वे सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे थे। यहाँ तक कि उस पर बलात्कार की कोशिश का आरोप भी लगाया और सुहायरा और उमान परिवार के बीच शादी के रिश्ते को बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। सुहायरा को उसके जैसे किसी से बात करने की जहमत नहीं उठानी थी। सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली थी। श्वेत बाग हॉल के दूत उमान ने ताना मारा, क्या सच में ऐसा कोई है? बिल्कुल घिनौना। ना सिर्फ वह ऐसा है, बल्कि वह एक घटिया इंसान भी है जो रक्त तंत्रिका को भी नहीं जगा सकता। मंच पर रहने का क्या मतलब है? जल्दी करो और भाग जाओ। तुम कौन हो? ये मेरे परिवार की वंश की बैठक है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? वीर ने उमान पर तिरछी नजर डाली। वह उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। उमान गुस्से से भरकर चिल्लाया, ये दुस्साहस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसके मन में मारने का इरादा था। रविनशेक ने वीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, वीर, तुम कूड़े के टुकड़े हो। मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के श्वेत बाग हॉल के दूत को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। और हाँ रविनशेक, आज हमारे परिवार की वंश की बैठक है। तुम मुख्य शाखा के वंशजों को बाहरी योगों के जरिए निपटाने की योजना बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुख्य बुजुर्ग सिर्फ दिखावे के लिए हैं? वीर ने उमान और रविनशेक पर तिरछी नजर डाली। उसके शब्द साफ और संक्षिप्त थे, जो पूरे मैदान में गूंज रहे थे। आसपास की भीड़ दंग रह गई। वीर इतना दुस्साहसी था कि उसने मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के दूत को भी अपमानित करने की हिम्मत की। तुम! रविनशेक का चेहरा लाल हो गया। मुख्य बुजुर्गों में से एक ने बीच में ही टोका, ठीक है रविनशेक और उमान भी, कृपया इसे वीर के युवा अहंकार के रूप में मानकर भूल जाएं। उन्होंने किसी एक पक्ष का पक्षधार नहीं किया, बल्कि रहजा वंश के सबसे अच्छे में ही चाहते थे। हितों की रक्षा करना चुना
और यहाँ तक कि मुख्य शाखा के अधिकारों की भी रक्षा की, नहीं तो वे वीर के रक्त मेरिडियन को जगाने के लिए वेदी अनुष्ठान के जरिए संसाधन खर्च नहीं करते। रोमा ने ओमान की ओर देखते हुए कहा, ये सही है ओमान, तुम एक छोटे लड़के से क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ओमान ने उपहास किया। हालांकि वह रोमा से सावधान लग रहा था। वह चुपचाप बैठ गया और उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। रविंद्र शेख भी बैठ गए। उनका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। रविंद्र शेख की आंखें गहरी हो गईं। वीर, एक बार सुहायरा परिवार पर नियंत्रण कर ले तो देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। एक मुख्य बुजुर्ग ने घोषणा की। ठीक है, वंश की बैठक में ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना जागृत रक्त मेरिडियन के कोई भाग ना ले। वीर इसमें शामिल होने के योग्य है। चलो अभी शुरू करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं या कोई और जानकारी दूं? ठीक है, अब संकल्प की परीक्षा का समय आ गया है, अवधेश्वर ने ऐलान किया। मंच के बाईं ओर जेड से बनी सीढ़ियों का एक समूह था। ये 9 सीढ़ियों वाली ज्वलन सीढ़ियां थीं। इसे रहेजा वंश ने बहुत पैसा देकर एक कारीगर से बनवाया था। इस खास उपकरण पर बारीक लिखावटें थीं। जब कोई इन सीढ़ियों पर कदम रखता था तो ये लिखावटें सक्रिय हो जाती थीं और भयानक गर्मी पैदा करती थीं, जिससे सीढ़ियां चढ़ने वाले को ऐसा लगता मानो वह प्रचंड आग में घिरा हो। हालांकि लपटें असली नहीं थीं, लेकिन उनका एहसास असली आग से कम नहीं था और हर कदम के साथ गर्मी बढ़ती जाती थी। इस परीक्षा में मुकाबला यह था कि कौन सबसे ज्यादा देर तक और सबसे ऊंची सीढ़ी पर टिका रह सकता है, जो मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता था। मुझे पहले जाने दो। रहेजा वंश का करीब 16 साल का एक जूनियर सदस्य ज्वलन सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियों से आग जैसी लाल रोशनी निकली। लड़के का चेहरा तुरंत बदल गया। वह दर्द में था, लेकिन उसने दांत पीसकर दूसरा कदम और फिर तुरंत तीसरा कदम बढ़ाया। वह तीसरी सीढ़ी पर रुक गया और आग में घिरे होने के दर्द से जूझने लगा। 10 सांसों के अंदर ही उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। साफ था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर 10 सांसें और भी थी। गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह चीखा और सीढ़ियों से कूद पड़ा। अवधेश्वर ने घोषणा की, तरुष, तीसरा कदम, 20 सांसें। फिर रहेजा वंश के जूनियर एक एक करके परीक्षा देने आए। ज्यादातर लोग तीसरी और चौथी सीढ़ी पर ही रुके और 20 से 30 सांसों तक ही टिक पाए। मुझे कोशिश करने दो। तरुष आगे आया। सीढ़ियां चढ़ने से पहले उसने वीर की ओर देखा और मुंह बिचकाया। वह बिना रुके तेजी से 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। फिर वह 5वीं सीढ़ी पर रुका और वहां 52 सांसों तक टिका रहा। भीड़ हैरान रह गई। ओमान ने तारीफ की। सुहायरा के बड़े भाई से जैसी उम्मीद थी। बहन में प्रतिभा है तो भाई भी कम नहीं है। 52 सांसों तक 5वीं सीढ़ी पर टिका रहा। रविंद्र शेख ने कहा, दूत ओमान को ज्यादा तारीफ करना पसंद है। तरुष आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया। फिर परीक्षा जारी रही। कई लोग थे जिनकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी और 2 लोग तरुष से भी बेहतर साबित हुए। एक 5वीं सीढ़ी पर 52 सांसों तक टिका रहा, जबकि दूसरा 55 सांसों तक। हालांकि किसी ने भी 6ठी सीढ़ी पर जाने की हिम्मत नहीं की। जल्दी ही मंच पर केवल सुहायरा और वीर ही बचे थे। सुहायरा ने वीर की ओर देखा और ज्वलन सीढ़ियों के पास पहुंची। इस समय सबकी निगाहें सुहायरा पर थीं। सुहायरा से बहुत उम्मीदें थीं। हर कोई देखना चाहता था कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अद्भुत प्रतिभा वाले लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति भी हो। सुहायरा ने बहुत सावधानी से पहली सीढ़ी पर कदम रखा और जल्दी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गई। कदम दर कदम वह बिना रुके एक ही बार में 6ठी सीढ़ी पर चढ़ गई। 6ठी सीढ़ी पर पहुंचना मतलब यह था कि मैं पहले ही सबको पीछे छोड़ चुकी थी। सबने अपनी सांसें रोक लीं और उस पर ध्यान लगाया। हालांकि सुहायरा रुकी नहीं। उसने एक और कदम बढ़ाया और 7वीं सीढ़ी पर पहुंच गई। 7वीं सीढ़ी पर पहुंचना मतलब यह था कि वह पहले ही सबको पीछे छोड़ चुकी थी। सबने अपनी सांसें रोक लीं और उस पर ध्यान लगाया। हालांकि सुहायरा रुकी नहीं। उसने एक और कदम बढ़ाया और 7वीं सीढ़ी पर पहुंच गई। 7वीं सीढ़ी पर सुहायरा को सचमुच चढ़ गई। वाकई प्रभावशाली। भीड़ अंदाजा लगाने लगी, देखते हैं वह कितने समय तक टिक पाती है। उनको जवाब बहुत जल्दी मिल गया। 86 सांसें। सुहायरा सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले 86 सांसों तक 7वीं सीढ़ी पर रुकी रही। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। सुहायरा न केवल असाधारण प्रतिभा से भरी है, बल्कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत है। वह सचमुच देवताओं द्वारा दी गई एक लड़की है। सचमुच वह 7वीं सीढ़ी थी, जो नीचे की सीढ़ियों से बहुत ज्यादा मुश्किल थी। भीड़ में लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। सुहायरा भाव शून्य होकर मुड़ी और चली गई, जैसे उसने जो किया वो कोई बड़ी बात ना हो। जब वह वीर के पास से गुजरी तो उसकी आंखों में तिरस्कार था। उसकी धीमी आवाज वीर के कानों में गूंजी, क्या तुमने देखा? यही तो है हमारे बीच का फर्क। वीर के ओंठ व्यंग्यात्मक भाव में मुड़ गए और वह ज्वलन सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। क्या ऐसा है? आश्चर्यचकित होकर वीर की ओर देखने लगा। वीर, उस घटिया आदमी ने उसके ताकतवर आदमियों को एक थप्पड़ से हरा दिया। ये कैसे मुमकिन था? वीर ने ठंडे स्वर में कहा, पुलकित, तुम मुझे कूड़ा कहना बंद नहीं कर रहे थे और तुमने मेरा मुंह खराब करने की धमकी भी दी थी। अब तुम्हारे 2 कुत्तों के मुंह की सजावट हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। और वीर ठंडी निगाहों से पुलकित की ओर बढ़ा।
पुलकित बुरी तरह डर गया। पीछे की ओर छटपटाते हुए उसने चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो वीर? बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। यह कहते हुए वीर की आंखें चमक उठी। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें लूट रहा हूँ। अब जो भी कीमती चीजें तुम्हारे पास है मुझे दे दो। पुलकित चिल्लाया, इसके बारे में सोचना भी मत। वीर ने ताना मारते हुए कहा, ओह, अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारा मुंह खराब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अपना पैर उठाया जो पुलकित के चेहरे पर पटकने वाला था। वीर मजाक नहीं कर रहा था। ये देखकर पुलकित आखिरकार डर गया। वो चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें अपना सारा कीमती सामान दे दूंगा। सच कहूं तो पुलकित के पास काफी पैसा था। उसने कुल मिलाकर लगभग 3000 टेल कमाए और बड़ी मुश्किल से वीर को दे दिए। वीर ने नाराज होकर पैसे रख लिए और उनके चेहरे पर अरुचि का भाव था। इतना ही, ये सुनते ही पुलकित को खून की उल्टी आ गई। 3000 टेल, और वीर को लगा कि ये कम है। लारन परिवार के वंशज होने के नाते उसके पास 3000 टेल होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वीर ने ठंडी निगाहों से देखा और पुलकित को ये शब्द कहकर छोड़ दिया, इस बार तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर अगर अगली बार हुआ तो ये कुछ चांदी के सिक्कों से नहीं निपट सकता। और स्तब्ध सुराखी को भी अपने साथ ले गया। पुलकित आखिरकार 5वीं शाखा के नेता का बेटा था और अगर वीर ने वास्तव में उसके साथ कुछ किया तो 5वीं शाखा का नेता उसे जाने नहीं देगा। वीर निडर था, मगर वह माड़ेका और सुराखी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उनमें से एक युवक जिसके कुछ दांत नहीं थे पुलकित के पास गया और गर्मजोशी से सुझाव दिया, धिक्कार है यंग मास्टर पुलकित, वह छोटा वीर कितना घमंडी था। चलो वापस चलते हैं और शाखा प्रमुख को बताते हैं और उसे वीर को सबक सिखाने के लिए कहते हैं। पुलकित ने डांटा, अरे बेवकूफ, क्या ये काफी अपमानजनक नहीं है? अगर किसी और को पता चल जाए कि मैं उस घटिया वीर से हार गया हूँ तो क्या मेरी प्रतिष्ठा बची रहेगी? मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूँ, आज जो हुआ वो यहीं रहेगा। दोनों आदमियों ने गुस्से से सिर हिलाया। हाँ, यंग मास्टर पुलकित, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। पुलकित ने उदासीनता से कहा, हफ, सदन की बैठक ठीक 1 महीने में है। अब जबकि छोटा वीर खेती कर सकता है तो वह निस्संदेह सुहैरा से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तब प्रथम बुजुर्ग और उसके आदमी वीर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? दोनों सहायकों ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया विचार है युवा मास्टर पुलकित, और इसके तुरंत बाद में चुपचाप वहां से चले गए। जैसे ही वे चले गए, गली में अचानक एक आकर्षक पतला शरीर प्रकट हुआ। यदि ये रोमा नहीं थी तो और कौन हो सकता था? एक धीमी सी आवाज गूंजी और अचानक रोमा बिना किसी निशान के गायब हो गई। है दिलचस्प है, अब मुझे पता चला कि ये लारन परिवार का कुख्यात यंग लॉर्ड का कचरा है। लगता है तुमने सबको धोखा दिया है। घर वापस आकर सुराखी को स्वास्थ्य पुनः पूर्ति की गोलियां देने के बाद वीर अपने कमरे में वापस गया और सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। तुरंत ही वीर ने ड्रैगन टाइगर गोलियां निगलना शुरू कर दिया और दूसरे दिव्य मेरिडियन को खोलना शुरू कर दिया। पहले की तुलना में दूसरे दिव्य मध्याह्न को अनलॉक करना अधिक कठिन था। इस बार वीर को दूसरे दिव्य मध्याह्न को अनलॉक करने में 45 औसत दर्जे की प्रथम स्तरीय ड्रैगन टाइगर गोलियां और कुल 5 दिन लगे। एक बार जब दूसरा दिव्य मध्याह्न रेखा खुल गया तो वीर के भीतर आवश्यक क्यू एक और पैदान ऊपर उठ गया। मुझे लगता है कि अब मुझे मेरे आवश्यक क्यू के विस्फोट से ही एक बैल की ताकत हासिल कर लेनी चाहिए। प्रथम श्रेणी योद्धा क्षेत्र में साधारण मार्शल आर्टिस्ट अपने आवश्यक क्यू के विस्फोट से एक बैल की ताकत तक की शक्ति प्राप्त करेंगे और आवश्यक क्यू के विस्फोट की शक्ति जो वीर ने अब इस्तेमाल की थी वह प्रथम श्रेणी योद्धा के मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। वीर ने तीसरे दिव्य मेरिडियन को अनलॉक किया। तीसरा दिव्य मध्याह्न भी सबसे कठिन था। वीर को पूरे 10 दिन लगे और उसने आखिरकार तीसरे दिव्य मध्याह्न को अनलॉक करने के लिए 70 ड्रैगन टाइगर गोलियां खा लीं। जब तीसरा दिव्य मेरिडियन खोला गया तो वीर के शरीर पर प्रकाश के धब्बे एक एक करके चमक उठे और जब सभी 108 एक्यूपंक्चर बिंदु प्रकाशित हो गए तो यह आसमान में तारों की तरह चमक रहा था और चमक रहा था। 108 बड़े एक्यूपंक्चर बिंदु और 12 मेरिडियन मिलकर एक आदर्श लूप बनाते थे। वीर के मेरिडियंस के घने और उन्नत आवश्यक क्यू की निरंतर लहरें उठती रहती थीं। वीर प्रसन्न हुआ और अपने भीतर प्रवाहित ऊर्जा का विश्लेषण करते हुए उसने सोचा, इतना शक्तिशाली 3 अनलॉक किए गए दिव्य मध्याह्नों के साथ मेरे पास पहले से दुगनी शक्ति आ गई है। बिंदु पहले ही खोल चुके होते हैं। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए शीर्ष नौसिखीय क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना ना तो ज्यादा समय लेता था और ना ही बहुत कठिन था। हालांकि दिव्य मेरिडियन को खोलने के लिए वे शीर्ष नौसिखीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद भी लंबे समय तक वहां बने रहते थे। बहुत से लोग जो पूरी तरह से दिव्य मेरिडियन खोलने में असमर्थ थे लेकिन फिर भी दिव्य मेरिडियन पर कुछ मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोलने में सक्षम थे, वे अपनी क्षमता में वृद्धि महसूस कर सकते थे। हर मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु के खुलने से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती जाएगी। हालांकि रहेजा वंश के कनिष्ठों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से दिव्य मेरिडियन खोल सके। जल्द ही फिर से केवल सुहायरा और वीर ही बचे रह गए। सुहायरा ने वीर की ओर तिरस्कार से देखा और वेदी के पास पहुंची। वीर, अपनी आंखें चौड़ी खोलो और अपने और मेरे बीच की क्षमता में अंतर देखो।
ये कितना बड़ा होगा। मैदान में सभी की निगाहें एक बार फिर सुहायरा पर टिकी थीं। सुहायरा ने जो रक्त मेरिडियन जगाया था वह 5वें स्तर का रक्त मेरिडियन था। ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले ही एक दिव्य मेरिडियन खोल लिया था और खुद को 2 महीने के लिए साधना में बंद कर लिया था। बिंदु पहले ही खोल चुके होते हैं। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए शीर्ष नौसिखिए क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना ना तो ज्यादा समय लेता था और ना ही बहुत कठिन था। हालांकि दिव्य मेरिडियन को खोलने के लिए वे शीर्ष नौसिखिए क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद भी लंबे समय तक वहां बने रहते थे। बहुत से लोग जो पूरी तरह से दिव्य मेरिडियन खोलने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी दिव्य मेरिडियन पर कुछ मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोलने में सक्षम थे, वे अपनी क्षमता में वृद्धि महसूस कर सकते थे। हर मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु के खुलने से व्यक्ति की क्षमता बढ़ती जाएगी। हालांकि रेहजा वंश के कनिष्ठों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से दिव्य मेरिडियन खोल सके। जल्द ही फिर से केवल सुहायरा और वीर ही बचे रह गए। सुहायरा ने वीर की ओर तिरस्कार से देखा और वेदी के पास पहुंची। वीर, अपनी आंखें चौड़ी खोलो और अपने और मेरे बीच की क्षमता में अंतर देखो, ये कितना बड़ा होगा। मैदान में सभी की निगाहें एक बार फिर सुहायरा पर टिकी थीं। सुहायरा ने जो रक्त मेरिडियन जगाया था वो 5वें स्तर का रक्त मेरिडियन था। ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले ही एक दिव्य मेरिडियन खोल लिया था और खुद को 2 महीने के लिए साधना में बंद कर लिया था। वो अभी किस स्तर पर होगी? हर कोई इसका इंतजार कर रहा था। जहां तक वीर की बात है, वो तो बस एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला कूड़ा कचरा था। सबने उसे पहले ही नकार दिया था। सुहायरा ने अपने जेड जैसे हाथ फैलाकर वेदी पर रखे। वेदी में लाल रंग की ज्वाला जैसी आवश्यक क्यूई बाली गई। भिन भिनाओ, वेदी गड़गड़ा उठी और एक एक करके हवा में तारे बनने लगे। 1 सितारा, 2 सितारे, जल्द ही वेदी के ऊपर 6 तारे बन गए। हालांकि ये यही नहीं रुका, तुरंत ही 7वां तारा प्रकट हुआ, उसके बाद 8वां तारा, फिर 9वां तारा। जब 9 तारे एक साथ बने तो इंद्रधनुष बन गया और आकाश में ऊपर उठ गया। ये एक इंद्रधनुष था। ये एक पूर्ण दिव्य मेरिडियन को दिखाता था। हालांकि ये यहीं खत्म नहीं हुआ, एक दूसरा इंद्रधनुष भी दिखाई दिया और वो भी हवा में ऊंचा उठ गया। उसी पल सुहायरा की आकृति से प्रकाश के अनगिनत बिंदु निकले। वे एक्यूपंक्चर बिंदु थे जिन्हें उसने खोला था। 81 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु प्रकाशित हुए। उसके बाद 80 दूसरा, 80 तीसरा, अंत में कुल 99 तारे चमक रहे थे। 99 तारों का मतलब था कि सुहायरा ने 99 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु और 2 दिव्य मेरिडियन खोल दिए थे। आसपास के सभी दर्शक आश्चर्यचकित होकर सुहायरा को देखने लगे। इसमें 7 मुख्य बुजुर्गों के साथ साथ मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के 4 हॉलों के दूत भी शामिल थे। यहाँ तक कि रोमा की आंखों में भी हैरानी थी। बर्फ से सफ़ेद पोशाक पहने सुहायरा वेदी के सामने खड़ी थी। उसका शरीर 99 तारों से जगमगा रहा था और वेदी के ऊपर 2 इंद्रधनुष थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवदूत नरस्वर लोक में उतर आया हो। वो अलौकिक, सुंदर और संत स्वभाव की थी। वीर जो पास ही में था बहुत छोटा लग रहा था। रविंद्र शेख अपनी हंसी रोक नहीं सका। एक राक्षस, सचमुच एक राक्षस। रेहजा वंश में सुहायरा के साथ वे निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। अग्नि पवन नगरी में कोई भी रेहजा वंश की शक्ति की बराबरी नहीं कर पाएगा। सचमुच कितना भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उमान परिवार की प्रतिभा की सगाई सुहायरा से हुई है। कहते हैं कि नागरा ने भी 2 दिव्य मेरिडियन खोले हैं। इन दोनों के मिलकर काम करने से ये एक अद्भुत संयोग है। अग्निपवन नगरी के इतिहास के पन्नों में एक और समृद्ध कहानी दर्ज होगी जिसका गुणगान सदियों तक किया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 7 मुख्य बुजुर्गों ने सुहायरा को रहेजा वंश के स्वामी के रूप में सफल होने दिया। ऐसी प्रतिभाशाली महिला को स्वामी ना बनने देना अफसोस की बात है। अगर मेरे बस में होता तो स्वामी का पद उसे बहुत पहले दे दिया गया होता। ऑनिक्स कछुआ हॉल के रुबुल ने उत्साह से खड़े होकर उसे न्योता दिया। मिस सुहायरा, यदि आप ऑनिक्स कछुआ हॉल में शामिल होती हैं तो हम आपको भूमि स्तर की मार्शल आर्ट्स और तकनीकें देंगे और तुरंत आपको रजत प्रशिक्षु के रूप में पदोन्नत कर देंगे। इज योर ड्रैगन हॉल के विक्टर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने और भी आकर्षक शर्तें पेश की। मिस सुहायरा, यदि आप इज योर ड्रैगन हॉल में शामिल होती हैं तो हम ना केवल आपको भूमि स्तर की मार्शल आर्ट्स और तकनीकें देंगे बल्कि आपको रजत प्रशिक्षु के रूप में बढ़ाने के अलावा हम खास तौर पर आपके गुरु के रूप में एक रजत पोशाक वाले बुजुर्ग को भी नियुक्त करेंगे जो सिर्फ आपको साधना सिखाएगा। उमान ने रुबुल और विक्टर को घूरते हुए जोर से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो?
मिस सुहायरा का व्हाइट टाइगर हॉल से पहले ही शादी का रिश्ता है, उन्हें हमारे साथ आना चाहिए। इसके अलावा व्हाइट टाइगर के आकर्षण निश्चित रूप से तुम्हारे आकर्षणों से ज़्यादा बेहतर है। 5वें स्तर की रक्त रेखा और 2 दिव्य मेरिडियन खुल जाने से भविष्य में राजा क्षेत्र तक पहुंचने की आशा थी। हालांकि ये महज एक इच्छा थी, फिर भी किसी संप्रदाय के लिए ऐसी प्रतिभा को खास तौर पर विकसित करना ही पहले से कीमती था। स्वाभाविक रूप से वे सभी उसे अपने अपने हॉल में भर्ती करना चाहते थे। वर्मिलियन बर्ड हॉल की राजमानी ने अपनी शर्तें बताने ही वाली थीं कि रोमा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। रोमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। एक पल रुको, फिर हम कोई फैसला लेंगे। राजमा थोड़ी चिंतित थी। अगर उसने अभी खुलकर अपनी पेशकश नहीं बताई तो सुहायरा के वर्मिलियन बर्ड हॉल चुनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोमा ने उसे क्यों रोका, लेकिन रोमा का प्रभाव कम नहीं था, इसलिए राजमानी के पास बेचैनी से देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास की भीड़ ने गहरी सांस ली और उनके चेहरों पे ईर्ष्या का भाव उभर आया। 4 हॉलों का एक आदमी के लिए लड़ना और इतने आकर्षक पुरस्कार देना कितना सम्मानजनक काम है। उसी पल सुहायरा ने अपनी आवश्यक थोड़ी चिंतित थी। अगर उसने अभी खुलकर अपनी पेशकश नहीं बताई तो सुहायरा के वर्मिलियन बर्ड हॉल चुनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोमा ने उसे क्यों रोका, लेकिन रोमा का प्रभाव कम नहीं था, इसलिए राजमानी के पास बेचैनी से देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास की भीड़ ने गहरी सांस ली और उनके चेहरों पर ईर्ष्या का भाव उभर आया। 4 हॉलों का एक आदमी के लिए लड़ना और इतने आकर्षक पुरस्कार देना कितना सम्मानजनक काम है। उसी पल सुहायरा ने अपनी आवश्यक क्यूई को पीछे हटा लिया। उसके शरीर पर प्रकाश के बिंदुओं के साथ 2 इंद्रधनुष भी गायब हो गए। वो बड़े ही शालीनता से वीर की ओर बढ़ी। वीर, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है? हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? अपनी बात पूरी करने के बाद सुहायरा मंच से उतर गईं। वीर की आवाज थोड़ी तिरस्कार भरी थी। तुमने अभी अभी 2 दिव्य मेरिडियन खोले हैं, इसमें क्या आश्चर्यजनक बात है? सुहायरा अचानक पलटी। क्या? वीर बड़े कदमों से वेदी की ओर चला। तरुष ने ताना मारते हुए कहा, वीर, तुम्हें कमजोर और बेकार शरीर के साथ पैदा हुए थे और तुम्हारी मेरिडियन बंद थी। मेरिडियन टेस्ट देने के लिए क्या तुम्हें खुद को शर्मिंदा होने का डर नहीं है? रवीन शेख ने मुख्य मंच से गरज कर कहा। तरुष सही कह रहा है वीर, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। तुमने पहले टेस्ट में हिस्सा लिया, यही काफी है। तुम्हें अगले टेस्ट में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम अपना नहीं बल्कि पूरे रहेजा वंश का गौरव खो दोगे। वीर ने तुरंत जवाब दिया, रवीन शेख, आप पहली शाखा के मुखिया हैं, फिर भी आप बार बार एक जूनियर को परीक्षा देने से रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ही रहेजा वंश के गौरव को चोट पहुंचा रहे हैं। रवीन शेख ने वीर पर क्रोधित होकर उसे गुस्से से डांटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर? मुझसे इस तरह बात करना अपमान है। हालांकि वीर ने उसकी ओर देखे बिना ही मुंह मोड़ लिया। तभी वीर ने वेदी पर हाथ रखा और उसमें अपनी आवश्यक क्यूई डाली। वेदी के ऊपर की हवा में एक तारा चमक उठा। तरुष की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अरे वो घटिया इंसान वीर क्या सचमुच एसेंशियल क्यूई को गाढ़ा करने में कामयाब हो गया? क्या वो सचमुच एक स्टार को सामने लाने में कामयाब हो गया? सुहायरा की आंखों में भी आश्चर्य से चमक उठी। वो आदमी मुझे एक ही वार में हरा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। तरुष के बगल में खड़ा पुलकित था और उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसी पल वेदी के ऊपर एक और चमक दिखाई दी। एक और तारा चमक उठा। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। वेदी के ऊपर के तारे लगातार तेजी से चमक रहे थे। उनमें से 2, उनमें से 3, उनमें से 8, उनमें से 9। वेदी के ऊपर 9 तारे तेजी से प्रकट हुए। ये कैसे हो रहा है? क्या वीर अवरुद्ध मेरिडियन वाला एक कूड़ा कचरा नहीं था? वो वास्तव में आवश्यक क्यूई कैसे विकसित कर सकता था? वाह, वो सचमुच साधना कर सकता था और उसने 9 सितारे भी हासिल किए। 9 सितारे मिलना तो पहले से ही चौंकाने वाला है। रहेजा वंश में सुहायरा के अलावा किसी में भी 9 सितारों की क्षमता नहीं है। सुहायरा ने आंखें मूंद ली। मंच के नीचे खड़े होकर उसके चेहरे पर एक अकल्पनीय भाव उभर आया। उसने वीर का रक्त मेरिडियन उससे छीन लिया था। वो 9 सितारों जितनी क्षमता वाली आवश्यक क्यूई की साधना कैसे कर पाया? उसे कोई कारण नहीं सूझ रहा था। वीर ने सुहायरा से कहा, तुम्हें कोई कारण नहीं सूझ रहा है ना सुहायरा? तो ठीक है, ये सब तुम्हारी बदौलत है। सुहायरा ने खुद को जल्दी से शांत करते हुए तिरस्कार भरा। तुम्हारे पास तो सिर्फ 9 सितारे हैं। एक असली जीनियस के सामने ये क्या मायने रखते हैं? वीर के चेहरे पर मुस्कान आई। क्या ऐसा है? इसके बारे में क्या?
वीर के हाथ से निकली क्यूई की एक झलक के बाद वेदी में लगातार असीम एसेंशियल क्यूई डाली जा रही थी। वेदी के ऊपर के 9 तारे आपस में जुड़ गए और आकाश में इंद्रधनुष चमक उठा। एक इंद्रधनुष, एक और इंद्रधनुष दिखाई दिया था। मैदान का हर व्यक्ति अनायास ही खड़ा हो गया। भीड़ में माड़िका और सुराखी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वे बेकाबू होकर कांप रहे थे और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वीर, वीर। इससे पहले माड़िका जानती थी कि वीर एसेंशियल क्यूई की कल्टीवेशन करने में सक्षम है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसमें इतनी बड़ी क्षमता होगी। उस समय उसे लगा कि उसने इतने सालों में जो भी कष्ट और तनाव झेले थे वो सब व्यर्थ नहीं गए। सब कुछ इसके लिए ही था। रविन शेख मुख्य मंच से चिल्लाए, असंभव, यह असंभव है। रविन शेख के पास बैठे सारंगी आंखें बाहर निकलने को थी। यह कैसे हो सकता है? वीर मुस्कुराया, यह नामुमकिन है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन भिनाओ, भिन भिनाओ। 2 बार वेदी गरजी। 2 इंद्रधनुष लगातार आकाश में उभर आए। वीर के शरीर पर एक साथ प्रकाश के बिंदु चमक उठे। 81 बिंदु, 90 बिंदु, 99 बिंदु। अंत में प्रकाश के 108 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु रह गए। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा था। भीड़ में सन्नाटा था। सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, मानो लोग उस पल सांस लेना ही भूल गए हों। सब लोग वीर को हक्के बक्के से घूर रहे थे। उनकी आंखें फटी थीं और उनके जबड़े इतने चौड़े थे कि उनमें एक अंडा समा जाए। 3 इंद्रधनुष थे और सभी 108 मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदु खुल गए थे। इसका मतलब था कि वीर ने 3 दिव्य मेरिडियन खोल दिए थे। 2 और 3 दिव्य मेरिडियन के बीच बस एक दिव्य मेरिडियन का अंतर था। हालांकि दोनों चरणों के बीच की दूरी जमीन आसमान जितनी थी। 3 दिव्य मेरिडियन पूर्णता को दर्शाते थे। साम्राज्य की हर पीढ़ी में ऐसे बहुत कम लोग थे जो 2 दिव्य मेरिडियन खोल सकते थे, लेकिन हमेशा 1 या 2 लोग होते थे। हालांकि 3 दिव्य मेरिडियन खोलने में सक्षम लोगों की संख्या बहुत कम थी। कभी कभी एक पीढ़ी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता था। उस समय वीर की 3 दिव्य मेरिडियन की तुलना में सुहायरा की 2 दिव्य मेरिडियन फीकी पड़ गईं। एक तो उत्तम था, जबकि दूसरा नहीं। वो अतुलनीय था। वीर के अडिग शरीर को देखकर मणिका के चेहरे पर आंसू बहने लगे। अवतार, अवतार, क्या तुमने देखा? हमारा वीर आखिरकार पूरा हो गया। रोमा ने धीरे से कहा, सोया हुआ शेर अपनी नींद से जाग गया है। एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ है। दूसरी तरफ राजमानी ने आंखें चौड़ी कर ली। उसी पल उसे आखिरकार रोशनी दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि रोमा ने उसे सुहायरा को आमंत्रित करने से क्यों रोका था। इसकी वजह थी वीर नाम का एक व्यक्ति। 7 मुख्य बुजुर्ग मुख्य मंच पर वीर को घूरते हुए कांप रहे थे। सफेद बालों वाले मुख्य बुजुर्गों में से एक की तो आंखों में आंसू भी आ गए। युवा गुरु ने सचमुच 3 दिव्य मेरिडियन खोल दिए। देवताओं ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। रविन शेख ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यह संभव है। वो रक्त मेरिडियन के बिना 3 दिव्य मेरिडियन कैसे खोल सकता है? सुहायरा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो तीखी आवाज में चीखी, ये नामुमकिन है वीर, नामुमकिन। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, ये कैसे हो सकता है? उसके ही शब्द, वीर, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है? हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? अब एक मजाक लग रहे थे, मानो उसके चेहरे पर 2 बेरहम थप्पड़ पड़ गए हों। वीर ने सुहायरा की तरफ देखा। वो एक ऐसी औरत थी जिससे वो कभी प्यार करता था, लेकिन उस वक्त उसके मन में उसके लिए जरा भी भावना नहीं थी। कुछ भी असंभव नहीं है सुहायरा। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जिस प्रतिभा और भरोसे की बात कर रही हो वो मेरी नज़र में एक मजाक के अलावा कुछ नहीं है। सुहायरा उन्माद से चीखी, वीर, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तुम तो बस एक कूड़े का टुकड़ा हो जो एक रक्त मेरिडियन भी नहीं जगा सका। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि तुम 3 दिव्य मेरिडियन खोल पाए, लेकिन यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता कि तुम एक रक्त मेरिडियन भी नहीं जगा सकते। हा हा हा। वीर के शरीर पर प्रकाश के बिंदु चमक रहे थे। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी और उसकी आंखों में युद्ध की ठंडी भावना चमक रही थी। सुहायरा, तुम अभी सड़क पर गालियां देती पागल औरत जैसी लग रही हो। मैं अभी तुम्हें आधिकारिक तौर पर एक मुकाबले के लिए चुनौती दे रहा हूं। अगर तुम हार गई तो तुम्हें रहेजा वंश से निकाल दिया जाएगा। वीर की आंखें चमक उठीं जब उसने सुहायरा को देखा। सुहायरा, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस कर सकती हो? सुहायरा शांत हो गई और उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। ठीक है वीर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगी। मैं चाहती हूं कि सब लोग समझें कि तुम बस भाग्यशाली हो कि किसी चमत्कार से तुम 3 मेरिडियन खोलने में कामयाब रहे। हालांकि एक मार्शल कलाकार की कला और तकनीक के लिए प्रतिभा और समझ की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे असली रूप को उजागर करूंगी और सबको गवाह बनाऊंगी कि मेरे सामने तुम अभी भी कितने बेकार हो।
उनके आसपास की भीड़ गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनकी आंखें चमक रही थीं। यही कारण था कि मिस्टिकल स्वॉर्ड संप्रदाय के हॉल ने 2 परीक्षणों में प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन के बाद वीर को खुले तौर पर आमंत्रित नहीं किया था। पहले, वीर अपने रक्त मेरिडियन को जगाने में असमर्थ था। दूसरे, वो बलपूर्वक अपने मेरिडियन को खोल तो सकता था, लेकिन इससे सब कुछ हल नहीं हो पाता था। इसलिए उनके लिए सुहायरा को प्राथमिकता देना स्वाभाविक था। वीर ने सुहायरा को घूरते हुए जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा बकबक करती हो। ध्यान रखना कि कहीं इसका असर तुम्हें न हो जाए। तरुष ने मंच पर बड़े कदम बढ़ाए और वीर के सामने खड़ा हो गया। वीर, अपना पागलपन बंद करो। मेरी बहन को तुमसे निपटने में आगे आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वीर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बहुत बढ़िया समय है तरुष। अगर तुम बाहर नहीं भी आते तो भी मैं तुम्हें ढूंढता। अब जबकि मैं तुम्हारे साथ आराम से निपट सकता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तरुष मुस्कुराया, हा 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 हा। वीर, तुम अभी बहुत खुश हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह टूर्नामेंट कोई खेल नहीं है। खून खराबा होगा, इसलिए अगर मैं गलती से तुम्हें अपंग बना दूं या तुम्हारी जान भी ले लूं तो मुझे दोष मत देना। उसने अपनी नजर अवधेश्वर और मुख्य दर्शक दीर्घा की ओर घुमाई। रविन शेख की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई और वो गरजा, तरुष, तुम सही कह रहे हो। यह टूर्नामेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। चूंकि एक प्रतियोगिता है तो स्वाभाविक है कि इसमें हताहत होना लाजमी है। कोई दया मत दिखाओ। सातों मुख्य बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिला दिया। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। ये देखते ही अवधेश्वर ने घोषणा की, बहुत अच्छा, अब जबकि दूसरा टेस्ट खत्म हो गया है, अब तीसरे राउंड का समय है। टूर्नामेंट, अपनी पूरी क्षमता से लड़ो, लेकिन अपनी जान की बाजी मत लगाना। तरुष ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, वीर, अगर तुम्हें अपनी जान की भी क्योर पड़ती है तो जल्द से जल्द हार मान लो। तुम मुझे हराने के काबिल नहीं हो। पछतावा हो रहा है तो तुम अभी भी अपना विचार बदल सकते हो, वीर ने भावपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। क्या ऐसा है? तरुष ने व्यंग किया, वीर, मेरे कितने बार खेल पाओगे? तुम्हें क्या लगता है, 1 या 2? वीर की आवाज साफ सुनाई दी, 1 चाल। तरुष हंसा, कम से कम तुम इतनी सचेत तो हो कि जानती हो कि तुम केवल एक ही चाल चल सकती हो। वीर ने साफ तौर पर कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें एक ही चाल में हरा दूंगा। एक ही चाल में तरुष को हराना? भीड़ में कोलाहल मच गया। वे वीर को ऐसे घूर रहे थे मानो वो कोई पागल हो। एक ही चाल? वीर ने कहा था कि तरुष को हराने के लिए वो सिर्फ एक ही चाल चलेगा। क्या वो पागल था? उसे ये समझना था कि तरुष ने न केवल द्वितीय स्तर का रक्त मेरिडियन जगाया था, बल्कि वो तृतीय श्रेणी योद्धा क्षेत्र की साधना तक भी पहुंच गया था। भले ही वीर ने 3 दिव्य मेरिडियन खोल दिए हों, लेकिन वो तरुष का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे एक ही चाल में हराना तो दूर की बात थी। वीर का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। मुझे एक ही चाल में हरा दोगे? अगर मैं आज तुम्हें अपंग न कर दूं तो मेरा नाम तरुष नहीं रहेगा। वीर! गड़गड़ाहट। तरुष का आभामंडल फूट पड़ा और प्रकाश के बिंदु उसके शरीर को प्रकाशित करने लगे। तृतीय श्रेणी योद्धा क्षेत्र की निर्विवाद आभा मुक्त हो गई। तरुष दहाड़ा, मर जा वीर! उसने पहला कदम उठाते हुए वीर की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के पीछे हवा का एक तेज झोंका आया। वो वीर को एक ही झटके में अपंग कर देना चाहता था। इससे वीर को यह समझ में आ जाएगा कि वो केवल एक कूड़ा कचरा है और उसके साथ लड़ना बहुत हास्यास्पद और अहंकारी बात है। जैसे ही तरुष वीर के पास पहुंचा, वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और फर्श फट गया। वीर के भीतर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। धमाका! वीर ने तुरंत एक मुक्का मारा, लेकिन वो तरुष के मुक्के से तेज था। मुक्का बाद में आया, लेकिन निशाने पर पहले पहुंचा। ये बिजली की तरह तेज था। बाम! वीर की मुट्ठी ने तरुष के डेंटियन पर जबरदस्त बल लगाया। बाम! तरुष लगभग 4-5 मीटर पीछे की ओर उछला और जमीन पर जोर से गिरा। उसके मुंह से खून निकला, जो चारों तरफ फैल गया। तरुष ने तुरंत निराशा से भरी एक तीखी चीख निकाली। आह! आह! मेरे डांटियान, मेरी साधना! वीर, तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी। मौन। उस समय वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं। वीर ने एक ही चाल में तरुष की साधना नष्ट कर दी। अविश्वसनीय! धमाका! पहली शाखा का मुखिया रविन शेख अपनी सीट से उछल पड़ा। उसके अंदर से गहरी, ठंडी और जानलेवा नीयत फूट पड़ी। उसने क्रूर चेहरे से वीर को घूरते हुए धाड़ा। वीर, तुम मूर्ख संतान! तुमने क्या किया? तरुष की साधना को नष्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। ये कहते हुए रविन शेख अपनी सीट से नीचे कूद पड़े और वीर की ओर गोली की तरह झपटे।
मंच पर अवधेश्वर की निगाहें ठंडी पड़ गई जब उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और रवीन शेख के विरुद्ध प्रहार किया। अवधेश्वर का शरीर झटके से कांप गया और वो 5 कदम पीछे हट गया, जबकि रवीन शेख केवल 3 कदम ही पीछे हटे। रवीन शेख ने क्रोध से धारते हुए कहा, अवधेश्वर, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? अवधेश्वर हिलने से इनकार कर दिया। रवीन शेख, अभी वंश की बैठक है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? वंश के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो। रवीन शेख और अवधेश्वर के बीच कभी तालमेल नहीं रहा। शाखाओं के बीच दुश्मनी कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, इसलिए जब भी उसे रवीन शेख के आक्रमण का मौका मिलता, अवधेश्वर निश्चित रूप से उसे अपनी मनमानी करने नहीं देता था। एक मुख्य बुजुर्ग ने अपनी सीट से चिल्लाकर कहा, रवीन शेख, पीछे हट जाओ। रवीन शेख का चेहरा क्रोध से लाल हो गया जब उसने मुख्य मुखियाओं का सामना किया और कहा, साथी मुखियाओं, देखो, इस बदमाश वीर ने बहुत क्रूरता से प्रहार किया है और उसने तरुष की साधना को नष्ट कर दिया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कड़ी सजा? रवीन शेख, क्या तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो? तरुष ही था जो सबसे पहले मेरी साधना को नष्ट करना चाहता था। क्या मुझे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है? तुम ही तो थे जिसने कहा था कि द्वंद्व युद्ध में हताहत होना लाजमी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रवीन शेख इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा मुरझा गया। क्या कहा तुमने, छोटे कमीने? वीर ने डांटा। ये तुम क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और अपने घटिया बेटे को स्टेज से हटाओ। कितना बर्बर, कितना अहंकार! वीर की इतनी हिम्मत थी कि उसने इतने लोगों के सामने रवीन शेख को डांट दिया। ये जानबूझ के किया गया था। वो वंश के परिषद के मुख्य बुजुर्गों पर भरोसा कर रहा था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि रवीन शेख को उसकी मूर्खतापूर्ण चालों का पता न चले, क्योंकि रहेजा वंश की बैठक को देखने वाले बहुत से बाहरी लोग थे। इसके अलावा उसके वर्तमान प्रदर्शन ने रहस्यमय तलवार संप्रदाय के दूतों की नजरों को आकर्षित कर लिया होगा। इसलिए भले ही रवीन शेख उसके साथ कुछ करना चाहते हों, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। यही कारण था कि वीर ने लापरवाही से काम किया और किसी भी चीज की परवाह नहीं की। रवीन शेख इतना क्रोधित हुए कि उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई, लेकिन अंत में वो एक बर्बाद तरुष के साथ उदास होकर मंच से नीचे उतर चले गए। रवीन शेख ने मन ही मन चिल्लाया। उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा साफ चमक रहा था। छोटे कमीने, जब सदन की बैठक खत्म हो जाएगी तो मैं तेरे 10,000 टुकड़े कर दूंगा, तू और तेरी मां। वीर ने मुड़कर सुहायरा की तरफ देखा, धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारी बारी है। सुहायरा ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वीर की युद्ध शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अचानक उसे लगने लगा कि आज जो होने वाला है वो उसके बस से बाहर होगा। वीर और सुहायरा की नजरें मिलीं और तुरंत ही एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। प्रशिक्षण मैदान में सभी की निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। जागृत स्तर 5 रक्त मेरिडियन वाली सुहायरा ने 15 साल की छोटी सी उम्र में ही 2 दिव्य मेरिडियन खोल लिए थे और रहस्यमय तलवार संप्रदाय के चारों हॉलों से दूत उसके लिए आए थे। उसके शरीर पर बहुत सारे प्रभामंडल थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अग्निवायु नगरी में अपनी तरह की पहली थी। दूसरी तरफ वीर, जिसे पहले बेकार और रहेजा वंश का कचरा समझा जाता था, आज सभी के होश उड़ा दिए। ज्वलंत सीढ़ियों पर उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा उसके लिए पार्क में टहलने जैसी थी। उसने 3 दिव्य मेरिडियन मध्य रेखाएं खोली और ये कहना गलत नहीं होगा कि अग्निवायु नगर के इतिहास में ऐसा करने वाला वो पहला व्यक्ति था। वीर ने तरुष को एक ही चाल में हराकर सबको हैरान कर दिया। आखिरकार दोनों में युद्ध हुआ। कौन जीतेगा? 4 हॉल के दूतों और रहेजा वंश की बुजुर्ग परिषद के 7 मुख्य बुजुर्गों सहित सभी ने उन्हें गौर से देखा। रवीन शेख ने उन पर कड़ी नजर रखी। उनकी आंखों में लगातार हत्या करने का इरादा झलक रहा था। स्वूश! मंच पर सुहायरा ने पहला वार किया। हिरनी सी तेजी से सुहायरा अपने जेड जैसे हाथों पर लाल आग की तरह चमकती रोशनी लिए वीर की ओर दौड़ी। उसकी हथेलियां तुरंत वीर की ओर झपटी। धमाका! वीर ने अपनी कमर मोड़ी और एक फ्लेम ड्रैगन मुट्ठी फेंकी। बाम! मुट्ठी और हथेली टकराते ही तेज हवा के झोंके निकले। वीर और सुहायरा टकराने से कांप उठे और दोनों 3 कदम पीछे हट गए। उनके पहले कदमों का प्रभाव एक जैसा ही था। संपर्क करने पर वीर को सुहायरा की साधना के बारे में पता चला। 4ठी कक्षा का नौसिखिया क्षेत्र। लगता है सुहायरा को उमान परिवार से बहुत सारे संसाधन मिल रहे हैं। सुहायरा की साधना मात्र 2 महीनों में 4थी श्रेणी के नौसिखिया क्षेत्र तक पहुंच गई थी। 5वें स्तर के रक्त मेरिडियन के तोहफे के अलावा उमान परिवार ने निश्चित रूप से संसाधनों पर कंजूसी नहीं की होगी। उसी समय सुहायरा भयभीत हो गई, क्योंकि उसे पता चला कि वीर की साधना 3य श्रेणी के नौसिखिया क्षेत्र में थी। 2 महीने की छोटी सी अवधि में वीर एक ऐसे कूड़ेदान से, जिसमें आवश्यक क्यूई विकसित करने की कोई क्षमता नहीं थी, 3री श्रेणी के नौसिखिया क्षेत्र में पहुंच गया। अविश्वसनीय!
नहीं, मुझे उसे अपने वश में रखना होगा, सुहायरा मन ही मन चिल्लाई। झनकार। उसने अपनी तलवार निकाली। उसकी तलवार की रोशनी एक चमकदार इंद्रधनुष की तरह वीर की ओर चमक रही थी और उसने हमला किया। वीर ने धीरे से कहा, चमकदार इंद्रधनुषी तलवार तकनीक, रहेजा वंश की निचली पीले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक। सुहायरा, तुम में अभ्यास और साधना की कमी है, ये कितनी शर्म की बात है। वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और सुहायरा की तलवार की रोशनी से बचते हुए एक और मुक्का मारा। मुक्का हवा की तरह सीटी बजाता हुआ सुहायरा के चेहरे के पास आया। सुहायरा के पास अपना बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका, धमाका। वीर ने लगातार मुक्के मारे, फ्लेम ड्रैगन मुट्ठी तकनीक का पूरा उपयोग किया। जब उन्होंने अपनी आवश्यक क्यूई की खेती या संघनन किया तो ये सामान्य से 2 गुना अधिक मोटी थी। इसलिए जब वीर ने फ्लेम ड्रैगन मुट्ठी का उपयोग किया तो ये एक अविनाशी शक्ति थी। इससे पहले अपनी पहली चाल में वीर अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग कर रहे थे। इस समय 100%। एक क्षण के लिए सुहायरा को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वीर ने लुयाओ पर गुस्से से नजरें गड़ा दीं और उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। क्या बस इतना ही है सुहायरा? मैं निराश हूं। क्या तुम ही तो नहीं थी जिसने कहा था कि तुम मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दोगी? क्या तुम सिर्फ मजाक के लिए कह रही थी? मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तुम इतनी ताकत से रहेजा वंश की प्रमुख बनना चाहती हो, क्या तुम इसके लायक भी हो? पूरा इलाका भड़क उठा। सुहायरा, चमकता सितारा, चुनी हुई पूरी तरह से असहाय स्थिति में थी। वीर उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उनके लिए विश्वास करना कठिन था। सुहायरा ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वो चिल्लाई, वीर, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं सचमुच में क्या कर सकती हूँ। भन भन। सुहायरा के पीछे एक चमकदार लाल रोशनी प्रकट हुई। एक चीख के साथ 5 रक्त लाल मध्याह्न केंद्र बिंदुओं वाला एक ज्वलंत लाल लार्क आकार लेने लगा। ये 5वें स्तर का रक्त मध्याह्न था। तुरंत ही लार्क सुहायरा पर उतरा और उसके साथ मिल गया। सुहायरा की शक्ति तुरंत ही खतरनाक दर से बढ़ने लगी। रक्त मेरिडियन का विस्फोट मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक तरीका था। रक्त मेरिडियन का स्तर जितना ऊंचा होता था, शक्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होती थी। 5वें स्तर का रक्त मेरिडियन का मतलब शक्ति में 50% की वृद्धि। ज़ेंग। बिजली की गति से सुहायरा अपनी तलवार को मारने के उद्देश्य से वीर की ओर बढ़ी। वीर ने शांति से मुस्कुराते हुए अपनी पीठ से काली गोमेद तलवार निकाली। तो फिर देखते हैं कि कौन बेहतर तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है। जब वीर ने सुहायरा पर काली गोमेद तलवार से वार किया तो वह प्रकाश की धाराओं में बदल गई। चमकदार तलवार तकनीक। झंकार। तलवारें आपस में टकरा गईं। सुहायरा की तलवार की शक्ति तुरंत टूट गई। स्विश स्विश। सुहायरा पूरी तरह से वीर की अथाह तलवार की रोशनी से ढक गया था। सुहायरा केवल अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला कर सकती थी। ये पूर्ण उत्पीड़न था। उच्च साधना और प्रस्फुटित रक्त शिरोबिंदुओं के बावजूद सुहायरा की शक्ति अभी भी वीर द्वारा दबाई जा रही थी। 3 अनलॉक दिव्य मेरिडियन और ट्रू वॉर ड्रैगन तकनीक से आवश्यक क्यूई के साथ वीर ने सुहायरा को पूरी तरह से पराजित कर दिया। ये 10 या उससे अधिक चालों के बाद की बात थी। जिंग। वीर की तलवार की रोशनी बिजली की तरह चुभ गई और सुहायरा के गले पर जा लगी। सुहायरा का चेहरा पीला पड़ गया। वो इसे बिल्कुल भी टाल नहीं सकी। उस समय बाकी सब लोग घबरा गए थे। क्या चमकता सितारा सुहायरा मरने वाला था? सूश। अचानक वीर वहीं रुक गया। उसकी तलवार की ठंडी नोक सुहायरा के गले पर टिक गई। तलवार की नोक की ठंडक और वीर की मारने की तीव्र इच्छा ने सुहायरा की आंखों में भय की चमक पैदा कर दी। सुहायरा का दिमाग खाली हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वह हार गई है। सुहायरा हार गया। वीर की पूर्ण जीत। अविश्वसनीय। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। रहेजा वंश ने हमें धोखा दिया। अब से जो भी वीर को कचरा कहेगा मैं उससे लड़ूंगा। हर जगह अराजकता फैल गई। पूरा घर अविश्वास से भर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वीर, जिसे रहेजा वंश ने खुलेआम बेकार कचरा कहा था, चमकते सितारे सुहायरा को इतनी आसानी से हरा देगा। रावण शेख अविश्वास से चिल्लाया, असंभव, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे उम्मीद थी कि सुहायरा आसानी से जीत हासिल कर रहेजा वंश पर कब्जा कर लेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 महीने पहले लूटा गया बेकार कचरा सुहायरा को आसानी से हराने की इतनी ताकतवर क्षमता रखता है। उमान को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ये कैसे हुआ? रुबुल ने टिप्पणी की, उमान, जब तक तुम प्रतिभाशाली हो कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीर ने इतनी कम उम्र में 3 दिव्य मेरिडियन खोल लिए थे और केवल तृतीय श्रेणी के नौसिखीय क्षेत्र की साधना से ही चतुर्थ श्रेणी नौसिखीय क्षेत्र के सुहायरा को हराया था। साथ ही रक्त मेरिडियन भी विस्फोटित कर दिए थे। वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। विक्टर ने चमकती आंखों से कहा, यह सही है। वीर ने इच्छा शक्ति, मेरिडियन और द्वंद्व युद्ध की परीक्षा में सुहायरा को मात दे दी। चूंकि सुहायरा की मंगेतर व्हाइट टाइगर हॉल से है, इसलिए मैं उसके लिए आपसे नहीं लड़ूंगा। एज़्योर ड्रैगन हॉल वीर को अपने साथ ले लेगा। विक्टर को घूरते हुए रुबुल ने कहा, तुम क्या कह रहे हो विक्टर? एज़्योर ड्रैगन हॉल में वीर को ले जाने का तुम्हारा क्या मतलब है? वीर मेरे साथ ओनिक्स टोटॉइज हॉल आ रहा है।
रुबुल वीर की ओर मुड़ा और कहा, वीर, ओनिक्स टोटॉयज हॉल में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं वादा करता हूं अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको अपनी पसंद की 2 लैंड लेवल मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाएंगे और हमारा उच्च प्रबंधन आपको व्यक्तिगत रूप से अपने यहाँ प्रशिक्षु के रूप में लेगा और प्रशिक्षित करेगा। टाई जोंग ने एक बम हिरा दिया। वीर, एज़्योर ड्रैगन हॉल में भी हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो न केवल हमारी भूमि स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों तक आपकी पहुंच होगी, बल्कि आप हमारे अति गुप्त साधना स्थलों पर भी साधना कर पाएंगे। इन दोनों हॉल दूतों के शब्द पूरे मैदान में फैल गए, जिससे एक बार फिर हंगामा मच गया। ये स्पष्ट था कि हॉल के ये दोनों दूत वीर को महत्व देते थे। हालांकि ये कहा गया था कि वीर रहेजा वंश में अपने रक्त मेरिडियन को जागृत नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वह इसे रहस्यमय तलवार संप्रदाय में जागृत नहीं कर सकता था। रहस्यमय तलवार संप्रदाय के पास सदियों से अस्तित्व में था, जिसमें एक बार फिर से अपने मेरिडियन को जागृत करने की वर्गीकृत तकनीकें भी शामिल थीं। वीर के पास ऐसी प्रतिभाएं तो उसके रक्त मेरिडियन जागृत होने से पहले ही थीं। एक बार जब उसके रक्त मेरिडियन जागृत हो गए तो वह कितना अद्भुत प्रतिभाशाली होगा। इसके अलावा हालांकि रक्त मेरिडियन एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए महत्वपूर्ण थे, ये एकमात्र महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। ऐसे रक्त मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने जागृत रक्त मेरिडियन के बिना मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए इतिहास रचा। भले ही वीर वास्तव में अपने रक्त मेरिडियन को जागृत करने में सफल नहीं रहा, तो भी उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत बुरी नहीं होंगी। एज़्योर ड्रैगन हॉल और ओनिक्स कछुए हॉल के दूतों के दिलों में इच्छाएं जल रही थी। उमान की आंखों में निराशा झलक रही थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि व्हाइट टाइगर हॉल के पास वीर के साथ कोई मौका नहीं था, क्योंकि वे निस्संदेह सुहायरा के पक्ष में थे। हॉल के दोनों दूतों को जवाब देने के बजाय वीर ने सुहायरा को उदासीनता से देखा और कहा, सुहायरा, मुझे लगता था कि तुम और रविन शेख एक परिवार हो। मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हारे लिए एक कीमती कबाड़ के अलावा कुछ नहीं हूं। इतना ही नहीं, बल्कि आप रहेजा वंश के स्वामी भी बनना चाहते थे। आपने मुझे 2 महीने पहले बताया था कि इस दुनिया में सब कुछ क्षमताओं पर निर्भर करता है। आपको तभी बोलने का अधिकार है जब आप मजबूत हों, और कमजोरों को हमेशा कुचला जाएगा। अब मैं ये शब्द आपको वापस देता हूं। तुम मेरे लिए हारे हुए हो। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं हो। वीर की स्पष्ट आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वीर का हर शब्द सुहायरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। सुहायरा उन्माद से चिल्लाई। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वीर, घमंड मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम कुछ बन सकते हो? मेरे पीछे ओमान परिवार है। तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? मैं भले ही कुछ समय के लिए हारी हूं, लेकिन 1 साल में नहीं, आधे साल के अंदर मैं तुम्हें हर तरह से हरा दूंगी और तुम्हें पूरी तरह से अपने पैरों तले रौंद दूंगी। रविन शेख चिल्लाए। वीर, अपनी तलवार दूर रखो और युद्ध के मंच से दूर चले जाओ। वीर ने उन्हें जान से मारने की तीव्र इच्छा से झपट्टा मारा। चुप हो जा कुतिया, और तू भी। रविन शेख, तुझे बोलने का हक किसने दिया? अपनी तलवार के एक झटके से वीर ने सुहायरा के गर्दन पर एक खूनी महीन रेखा खींच दी। सुहायरा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उमान चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? सुहायरा की सगाई व्हाइट टाइगर हॉल के जीनियस नागरा से हुई है। क्या तुम मरना चाहती हो? वीर ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और 7 मुख्य बुजुर्गों की ओर मुड़ गया। साथी बुजुर्गों, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं अपना रक्त मेरिडियन क्यों नहीं जगा पा रहा हूं? कई लोग हैरान रह गए। सबसे बुजुर्ग मुख्य बुजुर्ग ने बात की। बोलो वीर, क्या हमें कुछ जानना चाहिए? वीर के कुछ कहने से पहले ही रविन शेख ने चिल्लाकर कहा, वीर, बकवास मत करो। सबसे बुजुर्ग मुख्य बुजुर्ग ने आदेश दिया। चुप रहो रविन शेख। रविन शेख ने मुंह बनाकर बोलना बंद कर दिया। वीर ने शांति से बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चमकते सितारे और यहां मौजूद इस रविन शेख ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया और मुझे 3 साल तक यम पराग खिलाया। उन्होंने 3 साल तक मेरे रक्त मेरिडियन को मेरे ही रक्त से पोषित किया। इसीलिए मैं अपने रक्त मेरिडियन को जागृत नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मेरे रक्त मेरिडियन को छीन लिया और उसे सुहायरा के रक्त मेरिडियन से मिला दिया। सुहायरा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम 5वें स्तर के रक्त मेरिडियन को जगा सकती हो? ऐसा करने में तुम्हें क्या मदद मिली? वीर ने जो कुछ भी कहा उससे बहुत हंगामा मच गया और हर कोई शब्दों से परे हैरान था। बहुत से लोग जानते थे कि वीर ने मेरिडियन परीक्षण करवाया था और कहा जाता था कि उसे अपने पिता के रक्त मेरिडियंस विरासत में मिले थे और इसे जागृत किया जा सकता था। बाद में किसी कारणवश इसे जागृत नहीं किया जा सका और इसमें कुछ ठीक नहीं था। सच्चाई सामने आ गई थी और इससे बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई थी। माड़िका ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह चीख पड़ी और अपनी लाल आंखों से रविन शेख और सुहायरा को घूरने लगी। उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। साले, गंदे जानवर, तुम वीर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
माणिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2 महीने पहले वीर पर जो चोटें आई थीं वे उसके रक्त मेरिडियंस छीन लिए जाने का नतीजा थीं। वीर के लिए कितना कष्टदायक रहा होगा जब उसके रक्त मेरिडियंस को जबरदस्ती उससे छीन लिया गया था। सभी 7 मुख्य बुजुर्गों की आंखों में तूफान आ गया था और उनके चेहरे काले पड़ गए थे। क्या ये असली के लिए है? रविन शेख दहाड़ा, वीर तुम झूठे हो, तुम एक बेकार कबाड़ हो, हमें दोष मत दो, तुम मूर्ख, बेशर्म मूर्ख। साथी बुजुर्गों, वीर निराशाजनक है, उसका चरित्र अपूरणीय है। मेरा सुझाव है कि उसे रहेजा वंश से बाहर निकाल दिया जाए। सुहैरा ने ठंडे स्वर में कहा, यह सही है। वीर, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे झूठ पर विश्वास करेगा? वीर ने लू याओ को ध्यान से देखा। हाँ, एक टेस्ट से तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने 3 साल तक अपने खून से ब्लड मेरिडियंस को भरने की जो बात कही थी वो सच है या नहीं। सुहैरा, क्या तुम में टेस्ट करवाने की हिम्मत है? सुहैरा का चेहरा पीला पड़ गया और रविन शेख का चेहरा विषैला लग रहा था। उस समय हर एक व्यक्ति की निगाह रविन शेख और सुहैरा पर केंद्रित थी। वीर गलत नहीं था। ये जांचना आसान था कि सुहैरा ने सचमुच 3 साल तक वीर के मेरिडियंस में खून पहुंचाया था, फिर उसे उससे अलग करके अपने मेरिडियंस में मिला दिया था। रविन शेख ने अनिच्छा से पूछा, वीर तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने भर से हम परीक्षा ले लेंगे? वहां खड़े लोग बेखबर मूर्ख नहीं थे। क्या सुहैरा और रविन शेख के चेहरों के भाव देखकर भी कोई अनजान रह सकता था? वीर ने जो कहा वो कमोबेश सच था। उस समय सुहैरा और रविन शेख को देखते हुए लगभग हर किसी की आंखों में एक अलग भाव था। किसी मेरिडियन तक रक्त पहुंचाना और बाद में उसे उतार देना मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वर्जित था, क्योंकि इसे पूरी तरह से बेशर्मी माना जाता है। उस समय 7 मुख्य बुजुर्ग निराशा भरी आंखों से रविन शेख को देख रहे थे। रविन शेख, सबसे बड़े कोर एल्डर, खास तौर पर गुस्से में थे। रविन शेख, प्रथम शाखा के एल्डर होने के नाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी करने की? तुम अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर पाओगे? अगर तुम प्रथम शाखा के एल्डर के पद पर बने रहोगे तो हम जनता को समझाएंगे कैसे? एल्डर काउंसिल आज घोषणा करती है कि रविन शेख से प्रथम शाखा के एल्डर का पद छीन लिया जाएगा। सुहैरा को रहेजा वंश का स्वामी नियुक्त करने का आदेश भी रद्द कर दिया जाएगा। रविन शेख ने जोर से कहा, क्या आप प्रथम शाखा के बुजुर्ग के रूप में मेरा पद रद्द करना चाहते हैं? क्या आप वीर जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए मुझसे मेरा दर्जा छीन लेंगे? आपको याद रखना चाहिए कि सुहैरा के पहले से ही उमान परिवार के साथ वैवाहिक संबंध हैं। उमान के चेहरे पर 7 मुख्य बुजुर्गों की ओर देखते हुए एक अप्रिय भाव था। उसने कहा, तुम्हें इस बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। चूंकि सुहैरा का उमान परिवार से वैवाहिक संबंध है, इसलिए उसे रहेजा वंश की बागडोर सौंपना तुम्हारे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा परिवार भविष्य में समृद्ध हो सकता है, लेकिन अभी तुम जो कर रहे हो वो अपनी कब्र खोदने से कम नहीं है। उमान के शब्दों से 7 मुख्य बुजुर्गों के साथ साथ रहेजा वंश के प्रत्येक अन्य सदस्य के भावों में भी परिवर्तन आ गया। वे सुहैरा और रविन शेख को बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन उन्हें उमान परिवार का ध्यान रखना था, जो सुहैरा का समर्थन कर रहा था। चूंकि उमान परिवार बहुत शक्तिशाली था, इसलिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के इतने बड़े परिवार के लिए रहेजा वंश को नष्ट करना एक सिक्का उछालने जितना आसान था। हालांकि इस स्थिति में यदि उन्होंने सुहैरा को परिवार के स्वामी के रूप में सफल होने दिया या वीर से निपटने में सुहैरा की सहायता की, तो रहेजा वंश निश्चित रूप से फायरी विंड सिटी में या यहां तक कि मीलों दूर हर शहर में मजाक का पात्र बन जाएगा। वे कैसे चुन सकते थे? ताली, ताली, ताली। रोमा अचानक खड़ी हो गई और तालियां बजाने लगी। कितना प्रतिष्ठित उमान! क्या तुम्हें लगता है कि तुम उमान परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? या शायद उमान परिवार रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है? कुछ ऐसा होने का दिखावा करना बंद करो जो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं कि रहेजा वंश मेरी निगरानी में है। मैं देखना चाहती हूं कि उमान परिवार क्या कर सकता है। उमान की अभिव्यक्ति बदल गई। रोमा, क्या तुम सच में इसमें अपनी नाक घुसाना चाहती हो? रोमा ने जोर से चिल्लाया, मुझे यकीन है। उमान के जवाब देने से पहले ही सुहैरा ने उसे बीच में ही टोक दिया। वरिष्ठ उमान, मैं व्हाइट टाइगर हॉल में शामिल होने को तैयार हूं। रहेजा वंश जैसे परिवार में रहने का कोई फायदा नहीं है, उसने कहा। उमान की आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराया। बुरा नहीं, रहेजा वंश जैसे परिवार के साथ जो एक हथेली जितना फैला हुआ है, यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। मिस सुहैरा की प्रतिभा को देखते हुए आपको पूरे धधकते सूर्य साम्राज्य या उससे भी बड़े मंच पर निशाना साधना चाहिए, उसने कहा। सुहैरा ने सिर हिलाया और वीर की ओर देखने लगी, जिसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, वीर, अगर तुम में इतनी क्षमता है तो मुझे आज ही मार डालो, वरना किसी दिन तुमने आज मुझे जो शर्मिंदगी दी है उसका 10 गुना बदला चुकाऊंगी। वीर हंसने लगा। मैंने तुम्हें जो शर्मिंदगी दी है, वाह वाह, ये सब तुम्हारी ही करतूतों की वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरे ब्लड मेरिडियन ना निकाले होते तो आज क्या होता?
सुहायरा, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही देख लो कि तुमने क्या कहा, कि तुम्हारे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक नागरा की बात है, जिसे तुम विलक्षण प्रतिभा कहते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखूंगा कि मैं उसे कैसे मिट्टी में रौंद दूंगा। अब दफा हो जाओ। वीर ने अपनी आत्मविश्वास और दृढ़ आवाज पूरे मैदान में गूंजने के बाद अपना ब्लेड मयान में रख लिया। सुहायरा की ठंडी आवाज गूंजी, वीर, अभी बहुत समय बाकी है, मेरा इंतजार करो। पिताजी, आपको भाई के साथ मेरे साथ रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में आना चाहिए। उमान के चेहरे पर एक ठंडा भाव था जब उसने वीर को दुश्मनी भरी नजरों से देखा। सिर्फ तुम्हारे साथ? वीर, तुम नागरा की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि तुम रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं होगे, वरना तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे शब्द कितने मूर्खतापूर्ण और अहंकारी थे। चलो। गर्जना। फ्लेम टाइगर्स दहाड़ने लगे। सुहायरा, रविन शेख और तारुश ने उमान और उनके साथियों का पीछा किया जब वे फ्लेम टाइगर्स पर सवार होकर बिना कुछ भी पैक किए अपमानित होकर चले गए। सुहायरा और अन्य लोगों के जाने के साथ ही दिन की घटनाएं अंततः समाप्त हो गई। यद्यपि रहेजा वंश के युवाओं ने अभी तक टूर्नामेंट शुरू नहीं किया था, लेकिन कोई वास्तव में ध्यान नहीं दे रहा था। आज की घटना बहुत उतार चढ़ाव वाली थी और चीजें सभी की उम्मीदों से बिल्कुल अलग थीं। अधिकांश लोगों ने शुरुआत में सोचा था कि दिन का सितारा सुहायरा होगा। हालांकि एक व्यक्ति, वीर, जो दिन का वास्तविक स्टार था, के कारण चीजें पूरी तरह से अलग हो गईं। रोमा ने चेहरे पर छिपी प्रशंसा के भाव के साथ तालियां बजाते हुए सुझाव दिया, ठीक है वीर, तुम दबंग और आत्मविश्वासी हो। क्यों ना तुम वर्मिलियन बर्ड हॉल में शामिल हो जाओ और भविष्य में उस प्रतिभावान व्यक्ति का सफाया करो जिसे वे नागरा कहते हैं। फिर उसने कहा, हालांकि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानूंगी। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते तुम्हें सब कुछ पाने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। सब अवाक रह गए। किसी ने किसी को ऐसे आमंत्रित नहीं किया। भला कोई ऐसे आमंत्रण को स्वीकार भी करेगा? लेकिन वीर के जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। वीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई, हॉल मास्टर रोमा, मैं वर्मिलियन बर्ड हॉल में शामिल होने का वादा करता हूं। रोमा से वादा करने का मुख्य कारण उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देना था। इसके अलावा वे साधना के लिए एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, क्योंकि संप्रदाय में और भी अधिक संसाधन होंगे। रहस्यमय तलवार संप्रदाय वो स्थान था जहां धधकते सूर्य साम्राज्य के पूर्व में स्थित लगभग 2000 शहरों के प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते थे। इतने विशाल केंद्र मंच के शीर्ष पर पहुंचने के लिए अन्य प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा करके ही वीर युद्ध कला के पथ पर और आगे बढ़ पाएंगे। आखिरकार किसी कोने में छिपने से कभी भी महान उपलब्धियां हासिल नहीं होंगी। रोमा खुशी से झूम उठी, बहुत बढ़िया। बाकी सब यही सोच रहे थे कि वीर के पास रक्त मेरिडियन नहीं है, लेकिन उसने पहले ही उसके अंदर एक शक्ति का आभास कर लिया था। रोमा ने कहा, वीर, रहस्यमय तलवार संप्रदाय में शामिल होने के बाद मैं तुम्हें बस यही आश्वासन दे सकती हूँ कि उमान परिवार के बुजुर्ग तुम्हारे साथ खुलकर पेश आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि उमान परिवार की युवा पीढ़ी के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। उसके हाथ के इशारे से एक जेड प्रमाण पत्र वीर की ओर उड़ाया। उसने कहा, वीर, इस जेड प्रमाण पत्र के साथ 2 महीने में वर्मिलियन बर्ड हॉल जाओ। तुम तुरंत वर्मिलियन बर्ड हॉल में शामिल हो सकोगे। जेड प्लेट पर एक यथार्थवादी सिंदूरी पक्षी उकेरा गया था। वीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जेड प्लेट रख ली। धन्यवाद हॉल मास्टर रोमा, बस इतना ही काफी था। जब तक उमान परिवार के बुजुर्ग कोई कदम नहीं उठाते तब तक काफी था। यदि वो उमान परिवार के युवा समूह के खिलाफ भी नहीं जा सकता था तो मार्शल आर्ट सीखने का क्या मतलब था। रोमा ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठकर रहेजा वंश के प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकल गई। हाँ, मैं रहस्यमय तलवार संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगी वीर। रुबुल और विक्टोर वीर को बधाई देने के लिए एक के बाद एक उठे। वीर, हम रहस्यमय तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपनी पीढ़ी के एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। वीर ने सलाम किया। शुक्रिया मेरे दोनों सीनियर्स। आज एज़्योर ड्रैगन हॉल और ऑनिक्स टॉर्टॉइस हॉल ना चुनने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। रुबुल मुस्कुराया। ये ठीक है। वीर के रवैये से उन्हें सहज महसूस हुआ। दोनों के मन में एक ही विचार आया, वीर में ना सिर्फ असाधारण प्रतिभा है बल्कि वो विनम्र और ईमानदार भी है। वो भविष्य में जरूर सफल होगा। राजमानी मुस्कुराया। रहस्यमय तलवार संप्रदाय में मिलते हैं वीर। रुबुल, विक्टोर और राजमानी अपने अपने समूहों के साथ क्षेत्र छोड़ने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वे अब रहेजा वंश के अन्य युवाओं को देखने के मूड में नहीं थे। हॉल के दूतों के चले जाने से रहेजा वंश का उत्साह खत्म हो गया था, इसलिए समापन समारोह भी जल्दबाजी में आयोजित किया गया। हालांकि आज की घटना से पूरे फायरी विंड सिटी में हलचल मचनी तय थी। वंश की बैठक खत्म हो गई। अगले दिन वीर, माणिका और सुराखी एक बार फिर स्वामी के निवास में चले गए। जब वीर निवास के द्वार के सामने खड़ा था तो उसका मन विचारों से भरा हुआ था। ये सब उसकी शक्ति की उन्नति के कारण आए बदलाव के कारण संभव हुआ। अगर वो अब भी वही कूड़ा कचरा होता जिसकी रक्त शिराएं छीन ली गई हैं तो वो अपनी जान भी नहीं बचा पाता।
स्वामी के निवास में वापस जाना तो दूर की बात है। इसके अलावा माणिका और सुराखी भी सुमड़े लहन जीवन नहीं जी पाते। हालांकि उसके अचानक उत्थान से सब कुछ बदल गया। उसने न केवल रविन शेख और सुहायरा की योजनाओं को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बल्कि स्वामी का निवास भी छीन लिया। माणिका को अब से एक आरामदायक जीवन की गारंटी भी मिल गई। रहेजा वंश के मुख्य वंश के वंशज के रूप में वीर जब चाहे तब स्वामी के सफल हो सकता था। हालांकि ये सब अभी शुरुआत भर था, ये काफी नहीं था। वीर जानता था कि रहस्यमय तलवार संप्रदाय में उसके लिए और भी बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। वो एक पल के लिए भी धीमा नहीं पड़ सकता था। माणिका मुस्कुराई और तलवार हाथ में लेकर बाहर चली गई। वीर, चलो अंदर चलते हैं, कमरा साफ हो गया है। बुजुर्ग परिषद ने 4 युवा नौकरानियों को खास तौर पर माणिका और वीर की सेवा के लिए भेजा, जिससे स्वामी के निवास को सुहायरा और अन्य की संपत्ति से जल्द ही खाली कर दिया गया। माणिका ने अपने हाथों में तलवार वीर को सौंप दी। वीर, अब जब तुमने मार्शल आर्ट में पैर जमा लिया है तो तुम्हें अपने पिता द्वारा भेजे गए आत्मा हथियार का उपयोग करना चाहिए। ये तलवार जो तरुष ने ले ली थी, एक बार फिर उनके हाथ में आ गई। वीर ने सिर हिलाया और तलवार लेकर माणिका के साथ घर में चला गया। अपने कमरे में वापस आकर उसने साधना शुरू कर दी। कुछ दिन पहले आत्मा की गोली का सेवन करने के बाद उसकी साधना प्रथम श्रेणी योद्धा क्षेत्र के शिखर से तृतीय श्रेणी योद्धा क्षेत्र के आरंभिक स्तर तक पहुंच गई। एक ही बार में 2 स्तर चढ़ने के बाद उसकी नींव का अस्थिर होना स्वाभाविक था, इसलिए उसे मजबूत करने की जरूरत थी। कुछ घंटों तक सच्चे युद्ध ड्रैगन तकनीक की साधना करने के बाद वीर सर्वोच्च तीर्थ में प्रवेश करके अपने मार्शल आर्ट कौशल की साधना शुरू कर दी। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 8वें दिन वीर सर्वोच्च तीर्थ में साधना कर रहा था जब उसने बाहर हलचल महसूस की, इसलिए वो सर्वोच्च तीर्थ से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने अपने कमरे के बाहर से सुराखी की आवाज सुनी। युवा गुरु, पुलकित यहाँ सम्मान प्रकट करने आए हैं। वीर ने चौंक कर पूछा। पुलकित? वीर ने अपना दरवाजा खोला और बाहर चला गया। युवा गुरु, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? वीर मुस्कुराया। जरूर, क्यों नहीं। जब वो लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने पुलकित को चिंतित होकर टहलती हुए देखा। पुलकित ने वीर को देखते ही मुस्कुरा दिया। मास्टर वीर, आप आ ही गए। वीर ने पुलकित के बोलने के तरीके में आए बदलाव को नोटिस किया। वो मुट्ठे सीट पर बेसुध बैठा हुआ कमजोर सी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरे पास क्यों आए हो? पुलकित ने अचानक वीर पर अपनी मुट्ठी कस ली। मास्टर वीर, मैं आज माफी मांगने आया हूं। मैं पहले भी आपकी प्रतिभा को नहीं पहचान पाया था और आपको नाराज भी कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी कृपालुता दिखाएंगे कि आपसे कोई शिकायत न रखें। वीर ने पूछा। पुलकित, 5वीं शाखा के बुजुर्ग ने तुम्हें आने के लिए कहा था, है ना? पुलकित ने कहा, आप सही कह रहे हैं। मेरे पिता ने मुझे आने के लिए कहा था, लेकिन यह मेरे उद्देश्य से भी मेल खाता है। मास्टर वीर, यहाँ 5000 चांदी के नोट है। मुझे उम्मीद है कि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करेंगे। पुलकित ने चांदी के नोटों का एक बंडल निकाला और वीर को दे दिया। वीर मुस्कुराया। ठीक है सुराखी, मुझे इसे स्वीकार करने में मदद करो। सुराखी चांदी के नोट लेने के लिए ऊपर गई। उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उसने पहले कभी इतने सारे चांदी के नोट नहीं देखे थे। हालांकि पुलकित को इससे दुख हुआ, फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। शुक्रिया मास्टर वीर, अब मैं विदा लेता हूं। पुलकित के जाने के तुरंत बाद एक और नौकरानी ये खबर देने आई, युवा स्वामी, सारंग परिवार के स्वामी अपना सम्मान प्रकट करने आए हैं। वीर ने अपनी भौहें से कोड़ ली। सारंग परिवार का स्वामी? सारंग के बारे में उसकी धारणा बहुत खराब थी। वीर ने पूछा, क्या तुमने अपनी महिला को सूचित कर दिया है? नौकरानी ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास है। उसी समय मांडिका पास आई और बोली, वीर, चूंकि तुम्हारे चाचा आ गए हैं, चलो उनसे मिलते हैं। वीर ने सिर हिलाया और नौकरानी को सारंग को अंदर लाने का आदेश दिया। सारंग अंदर आते ही जोर से हंसा। हा, छोटी बहन वीर, मैं मिलने आया हूं। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि कोई अनजान व्यक्ति ये मान लेता कि वीर और उसकी मां के साथ उसका कोई करीबी रिश्ता है। मांडिका ने उनका अभिवादन किया। बड़े भाई। हालांकि वीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। वो बेसुध सा बैठा हुआ था। उसने कहा, स्वामी सारंग, आज आप रहेजा निवास में क्यों आए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इस घटिया इंसान से मिलना चाहते थे, है ना? सारंग खांसने लगा और उसका बुजुर्ग चेहरा लाल हो गया। वीर, तुम तो कमाल के हो। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? अगर अगली बार किसी ने ऐसा कहा तो मैं उसकी टांग जरूर तोड़ दूंगा। वीर, मैंने उन अफवाहों पर इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि मैं अपनी बुढ़ापे की वजह से उलझन में हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। उस समय वीर को एहसास हुआ कि एक और व्यक्ति माफी मांगने आया है।
इस बार वीर का गुस्सा वाकई चौंकाने वाला था। हालांकि उसने ओमान परिवार को नाराज कर दिया था, लेकिन उसने अमृत हॉल से रोमा का पक्ष हासिल कर लिया था। यह कहना मुश्किल था कि भविष्य में वो कितना सफल होगा। इसके अलावा यह तय था कि रहेजा वंश के स्वामी के रूप में वीर अगले नंबर पर होंगे, इसलिए जो भी पहले उन्हें नाराज कर चुका होगा, जैसे पुलकित और सारंग, उसे मुसीबत में डालना होगा। इसलिए वो सभी माफी मांगने और सुलह करने के लिए आगे आए। अब यह स्पष्ट हो गया था कि मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों पर शासन करते हैं। मांडिका ने कहा और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। निश्चिंत रहो बड़े भाई, मैं इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लूंगी। सारंग ने एक येट बोतल निकालते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होगा छोटी बहन। मैंने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 10 क्यू संघनन गोलियां तैयार की हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। क्यू संघनन गोलियां निम्न स्तर की दूसरी गोलियां थी। एक गोली की कीमत 2000 चांदी के टैल थी, जबकि 10 गोलियां 20,000 चांदी के टैल के बराबर होती थीं। ऐसा लग रहा था कि सारंग इसी के लिए बैंक गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि 20,000 चांदी के टैल सारंग परिवार की आधे वर्ष की आय के बराबर थीं। यहाँ तक कि अग्निपवन शहर के सबसे बड़े परिवार रहेजा वंश की वार्षिक आय लगभग 2 लाख चांदी के टैल थी। वीर ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। तो फिर धन्यवाद। उसने शुरू में सारंग को नजरअंदाज करने की योजना बनाई थी, लेकिन मांडिका तो सारंग परिवार से ही थी। वीर समझ गई कि उसे अभी भी सारंग परिवार के रवैये की बहुत परवाह थी, और जब सारंग माफी मांगने आया तो उसे बहुत खुशी हुई। इसलिए वीर को मांडिका की खातिर नाटक करना पड़ा। 10 क्यू संगठन गोलियां स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं थी। वीर को गोलियां लेते देखकर सारंग को आखिरकार राहत मिली। हालांकि उसे 20,000 चांदी के टैल की वजह से दुख हुआ था, लेकिन ये एक निवेश था। अगर वीर सचमुच ताकतवर हो गया तो सारंग परिवार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर उसे पता होता कि वीर इतना प्रतिभाशाली है तो वो किसी भी कीमत पर उसे नाराज करने से बचता। कुछ देर की बातचीत के बाद सारंग ने विदा ली और चला गया। सारंग के जाने के तुरंत बाद वीर ने जल्दी से सुराखी से पूछा, सुराखी, तुमने कितनी मेरिडियन खोली हैं? मांडिका ने भी उत्सुकता से उसकी ओर देखा। सुराखी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, युवा मास्टर महोदया, मैंने कल ही 8वीं मध्याह्न रेखा खोली है। वीर और मांडिका अंदर तक हैरान रह गए और उसे अविश्वास से देखने लगे। क्या? पहले कुछ मेरिडियन अपेक्षाकृत आसान थे, लेकिन ये धीरे धीरे कठिन होता गया। सुराकी ने लगभग 10 दिनों में ही 8 मेरिडियन खोल लिए थे। खास बात यह थी कि वो क्यूई कंडेंसेशन आर्ट की साधना कर रही थी, जो एक बुनियादी कला थी। उसने एक भी गोली नहीं खाई थी। इस तरह की प्रतिभा चौंकाने वाली थी। वीर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या सुराखी रक्त मेरिडियन की मदद के बिना दिव्य मेरिडियन खोल सकती है? वीर ने मांडिका और सुराखी से कहा, जिन दोनों ने सिर हिलाया। माँ, सुराखी, अभी इस बारे में किसी को मत बताना। सुराखी की चौंकाने वाली प्रतिभा के बारे में जानकर वीर आगे क्या करेगा?